हेलो डीसी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा है सीए फाउंडेशन का, आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने किए हैं सब रिवाइज कर लिए होंगे अच्छे से और सबको समझ में भी आए होंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाला चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे, मैं फिर से आपको पेपर तक पूरा सपोर्ट करूंगा। पेपर तक आपका मैं साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखिए, जैसे बाकी के एक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं ना, वैसे ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी बहुत पुराना एक्ट है 1881 का। तो अब आप खुद सोचो कि कितना पुराना एक्ट है और वो आप अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, लेकिन एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। हो सकता है कि 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे एग्जाम में मिले। देखिए, इस एक्ट को करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं निगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर स्टार्टिंग में एक्ट के नाम में ही हम लोग मीनिंग को सर्च कर लेंगे तो हमें चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, निगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। निगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इजीली ट्रांसफर हो जाए। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इजीली ट्रांसफर हो जाए। अब ट्रांसफर कैसे होगा? बाय डिलीवरी। बाय डिलीवरी यानी कि मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ओनरशिप मेरे पास में है और मैंने आपको उसकी डिलीवरी दी। जैसे ही मैंने आपको उसकी डिलीवरी दी, ओनरशिप आपके पास में ट्रांसफर होगी। तो यानी निगोशिएबल का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है? बाय मेयर यानी कि ओनली डिलीवरी, केवल डिलीवरी से ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट से है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट से है जिसमें कुछ राइट्स हैं, जिसमें कुछ राइट है। जैसे राइट टू रिसीव मनी यानी पैसे लेने का अधिकार, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें राइट्स हैं, राइट टू रिसीव मनी, और साथ में ओनरशिप भी है। यानी जो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप को डिफाइन करता है या किन्हीं अधिकारों को डिफाइन करता है, ठीक है, तो उसके राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं केवल डिलीवरी से। दिस इज कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेरी बात सबको समझ में आई? तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप को डिफाइन करता है और उसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? केवल और केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉमिसरी नोट पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, चेक पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं नोट्स में। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मीनिंग दी गई है, मीनिंग पे एक बार आते हैं, देखते हैं। देखिए, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट, जो कि राइट को क्रिएट करता है इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू रिसीव मनी। तो देखिए, यहां पर एक राइट हो रहा है, इस चीज का राइट है, राइट टू रिसीव मनी, एंड इज ट्रांसफरेबल by delivery or by endorsement so that the person who receives it in good faith and for consideration gets a good title। टाइटल का मतलब यहां पर भी क्या है? टाइटल का मतलब है यहां पर भी ओनरशिप से। तो देखिए, एक्ट के नाम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट। उस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है? कुछ अधिकार लिखे हुए हैं, ओनरशिप को डिफाइन किया गया है, और जब हम उसको आसानी से ट्रांसफर कर रहे हैं, किस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं? उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो उम्मीद है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन इसकी दी हुई है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। तो आसान सी डेफिनेशन है देखिए इसकी। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है जो हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। अब वो या तो पेबल होंगे या तो ऑर्डर पे, और या बियरर। ऑर्डर का मतलब हमने किसी का नाम उसमें मेंशन किया हुआ है।
हम एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ऑर्डर। ठीक है, बियरर का मतलब क्या होता है, बियरर का मतलब होता है जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा है, जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा है वही उसका ओनर होगा। आगे हम लोग ऑर्डर और बियरर का भी मतलब समझते हैं, देखते हैं पहले। 10 ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द एक्ट। देखिए पहले और भी हुआ करते थे, जैसे हुंडी वगैरह होती है, तो पहले जब बिजनेस चलता था ना तो हुंडी वगैरह भी काम में आती थी, लेकिन अभी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो केवल 3 है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो मोस्टली चलता क्या है, चेक चलती है। ठीक है, देखते हैं। However, in practice, other instruments like bank draft, bearer debenture, dividend warrant, etc. are also treated as negotiable by custom or usage of trade। देखिए इसको negotiable instrument नहीं बोलता है, ठीक है, ये by custom है, ये बाय कस्टम है। जो बियरर डिबेंचर होते हैं, जो बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं, जो डिविडेंड वारंट होते हैं, वो भी निगोशिएबल होते हैं, क्योंकि उसपे भी ओनरशिप डिफाइन होती है। वो भी अगर हम किसी को डिलीवर कर दे तो उसपे भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर नहीं किया गया है, उसको बाय कस्टम निगोशिएबल माना गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो तो मीनिंग में ही था, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ट्रांसफरेबिलिटी, बिल्कुल ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी तो निगोशिएबल नहीं होगा। इट इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। दूसरा, राइट टू मनी, बिल्कुल राइट टू रिसीव मनी, इट एंटाइटल्स द होल्डर टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, केवल और केवल पैसे का लेन देन है। देखिए आज की तारीख में होता क्या है, हम लोग रुपए का लेन देन करते हैं। बिजनेस में सारी चीजें कैसे चलती हैं, बिजनेस में क्रेडिट पे भी होती है, जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन आपका कैश हो, कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट में भी होते हैं। लेकिन क्रेडिट में भी अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी पेमेंट को सिक्योर कैसे करेंगे। तो उसमें होता क्या था पहले कि सेलर जो सेलर है, जो गुड्स को बेच रहा है, कभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता था, या बायर है, बायर के पास में उस समय पैसे नहीं है तो उसने सेलर को प्रॉमिसरी नोट दे दिया। तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, क्योंकि इंडिया में बहुत पहले से उधारी वाला सिस्टम चला आ रहा है। यहाँ पर तो लोग, मैंने बताया नहीं, उधार को अपना अधिकार समझते हैं, उधार लेना हमारा अधिकार है, लेकिन उसको भी तो सिक्योर करना जरूरी है। आप एक अननोन पर्सन को क्या अपने बिजनेस में उधार गुड्स देंगे, कभी नहीं देंगे ना, जब तक पेमेंट की सिक्योरिटी ना हो। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा पैसे को लेकर के बात करी जाएगी, कभी भी गुड्स को लेकर के बात नहीं करी जाएगी। देखिए, फ्री ट्रांसफरेबल एंड गुड टाइटल, द ट्रांसफरी होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। बिल्कुल, अगर किसी भी पर्सन को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी वहां पर। प्रेजम्पशन, अब यहां पर कुछ प्रेजम्पशन लिए जाते हैं, जैसे ऑब्वियसली की कंसीडरेशन होगी, डेट उसमें मेंशन होगा, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजों की प्रेजम्पशन ली जाती है। पेबल टू ऑर्डर और बियरर, इट मस्ट बी पेबल आइदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू द बियरर। तो एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे भी हो सकता है, या बियरर, बियरर का मतलब क्या होता है, हु होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट, जो भी पर्सन होल्ड कर रहा है, ठीक है, वही उसका ओनर होगा। तो ये बियरर भी हो सकता है और टू ऑर्डर भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, कब ऑर्डर पे माना जाएगा और कब उसको बेयरर माना जाएगा। तो सबसे पहले बेयरर पे आते हैं। देखिए, अब बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स इट फॉर पेमेंट। तो जो भी पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर रहा है, वहां पर ये लीगल प्रेजम्पशन लिया जाता है कि अगर कोई भी बेयरर डॉक्यूमेंट है तो जो उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर रहा है वही उसका ओनर होगा। A bearer instrument is a promissory note, bill of exchange, check that is expressed to payable to bearer or the last endorsement is in blank। या तो किसी ने अगर लास्ट इंडोर्स किया है, इंडोर्स का मतलब किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर किया है, तो उसने ब्लैंक ट्रांसफर कर दिया, यानी उसने किसी का नाम नहीं लिखा। अब वो मेरे पास में आ गया, मैंने अपना नाम लिख करके उसको कैश करा लिया, ठीक है। तो बेयरर कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल ब्लैंक इंडोर्समेंट भी हो सकता है, या केवल और केवल स्पेसिफाइड है कि भाई बेयरर डॉक्यूमेंट है, जो भी उसको होल्ड करेगा वही उसका ओनर होगा। एग्जाम्पल, पे बेयरर ₹5,000, यानी जो भी प्रेजेंट कर रहा है वही उसका ओनर है, आप उसको 5,000 रुपए पे कर दीजिए। या पे राम और बेयरर 10,000, यानी कि अगर या तो राम उसको प्रेजेंट करेगा तब उसको पैसे मिलेंगे, या जो भी पर्सन उसको प्रेजेंट कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे। हियर हूएवर होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट कैन क्लेम पेमेंट। तो जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा है वो पेमेंट को क्लेम कर सकता है। अब देखिए दिमाग में ये आएगा कि इतने सारे
लोगों को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, या इतने बियरर और ऑर्डर ये सब क्यों किया गया, एक सिंपल सा आप लॉजिक समझिए, ठीक है। जब कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस में हमको पेमेंट लेनी भी होती है और पेमेंट देनी भी होती है। भाई डेटर और क्रेडिटर दोनों ही लोग तो होते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ए ने बी को उधार गुड्स बेचे हैं, तो भाई ए ने कहीं से गुड्स खरीदे भी तो होंगे, और जिससे गुड्स खरीदे उसने भी कहीं से खरीदे होंगे, या हो सकता है इसने भी कहीं से खरीदो। तो पेमेंट का पूरा एक सर्कल चलता रहता है ना, कि भाई अब बी ए को प्रॉमिस कर रहा है, तो ए ने बी के प्रॉमिस के ऊपर भरोसा करके सी को प्रॉमिस कर दिया, सी ने ए के ऊपर भरोसा करके डी को प्रॉमिस कर दिया। तो ये प्रॉमिस का सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए बी ने ए को एक इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक है, ए ने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया सी के नाम पे, सी ने उसको ट्रांसफर कर दिया डी के नाम पे। तो यहां पर कैश का जो सर्कुलेशन है, जो कैश का सर्कुलेशन है वो नहीं हो रहा है, वो केवल एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सर्कुलेशन हो रहा है, ताकि पैसा सर्कुलेट होने के बजाय वो इंस्ट्रूमेंट ही आपस में उनके बीच में सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो बिजनेस की पेमेंट्स को प्रॉपर्ली रोटेट करने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। देखिए मतलब क्या होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पर इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया जाता है तो उसको बोला जाता है ऑर्डर। देखिए an order instrument is one that is payable to a specified person or to the order or that person। मीनिंग देखते हैं सेक्शन 13 में, a promissory note, bill of exchange or check is payable to order when it is expressed to be payable to a particular person or to the order of that person and does not contain words prohibiting transfer। अब देखिए इसमें तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले या तो एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर होगा, ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे होगा, जैसे राम के नाम पर है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। या देखिए क्या लिखा हुआ है, और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, यानी कि अगर राम किसी को ऑर्डर कर रहा है, यानी राम ने ऑर्डर किया कि भाई पेमेंट हमको नहीं चाहिए, पेमेंट आप श्याम को कर देना, तो ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ, राम ने उसको बोल दिया कि भाई शाम को पेमेंट करेंगे, और इसके आगे लिख दिया कि इसके आगे ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा, यानी कि उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर दिए जा रहे हैं कि जिससे इसको अब ट्रांसफर करना प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो वहां पर फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि इसकी पेमेंट अब किसको मिलेगी, केवल और केवल श्याम को। श्याम किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता अगर इस तरीके के वर्ड्स को ऐड किया गया है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। देखिए, पे टू राम और ऑर्डर ₹5,000, पे टू द ऑर्डर ऑफ सीता ₹10,000। हियर पेमेंट इज मेड ओनली टू राम या सीता और समवन दे इंडोर्स ऑथराइज। क्लियर सबको। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एसेंशियल फीचर्स में, एसेंशियल फीचर्स तो अभी हम लोग देख करके आए हैं, लगभग वही सारे हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में देखिए। सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, हैंड रिटन, प्रिंटेड और टाइप। ये हैंड रिटन भी हो सकते हैं, प्रिंटेड भी हो सकते हैं और टाइप भी हो सकते हैं। ओरल ऑर्डर और वर्बल प्रोमिसेस आर नॉट वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, अगर देखो इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया गया, मैंने जब आपको मीनिंग बताई थी तो मीनिंग में ही मैंने एक वर्ड यूज किया था डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ओरल जो कम्युनिकेशन होता है, जो ओरल प्रॉमिस होते हैं, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरल प्रोमिसेस आर आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साफ साफ ये चीज बोली गई है कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो यहां पर जो वर्बल प्रॉमिस किए गए, जो ओरल प्रॉमिस किए गए, उसको कभी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर, तो सबसे पहले जो भी उसको ड्रॉ कर रहा है, जो भी उसको बना रहा है, ठीक है, जो भी उसको इशू कर रहा है, उसकी कंसेंट होनी जरूरी है। अब कंसेंट का पता कैसे चलेगा कि उसकी कंसेंट है या नहीं है, उसकी कंसेंट का पता चलेगा उसके सिग्नेचर से। अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर, देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर कभी भी इशू किए जाएंगे ना, तो वो कभी भी कंडीशनल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए कि आपके नाम पे प्रॉमिसरी नोट इशू किया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो वो किसी कॉन्टीजेंसी पे बेस्ड नहीं होंगे कि जैसे अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो ये कंडीशनल हो गया ना, ये चीज वैलिड नहीं है। प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए, किसी भी कॉन्टीजेंसी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, नो कंडीशंस लाइक इफ गुड्स आर डिलीवर्ड और व्हेन शिप अराइव्स शुड बी अटैच्ड। तो इस तरीके की टर्म्स और कंडीशन कभी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होगी।
सर्टेन सम ऑफ मनी, बिल्कुल पैसा हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए और स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट इशू किया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में आपको दूंगा, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? 5 से 10,000 के बीच में तो कितनी भी डिजिट हो सकती है ना। 5,000 1 रुपए भी हो सकता है, 5,000 2 भी हो सकता है, 5100 भी हो सकता है, 5500 भी हो सकता है। तो एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट होना जरूरी है। देखिए the amount payable must be certain and in money only, not in goods or services. Example, rupees 10,000 only valid, 10,010 bags of rice not valid। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट जिसमें गुड्स की भी बात करी गई है तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट फीचर क्या है, ऑर्डर और बेयरर। ये तो अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, या तो ऑर्डर पे होगा या बेयरर पे होगा। इट मस्ट बी पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। ऑर्डर का मतलब पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और इज ऑर्डर, बेयरर का मतलब पेबल टू हूएवर होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट। पेबल ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट, बिल्कुल पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, जब डिमांड करेंगे तब पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कोई डेट नहीं डाली है, जब मैं आपसे पैसा मांगूंगा तब आपको पैसा देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पेबल ऑन डिमांड, या किसी एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे होना चाहिए। देखिए इट मे बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा। फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब नाम में ही लिखा हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और निगोशिएबल का मतलब क्या मैंने बताया, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो केवल डिलीवरी से ही या इंडोर्समेंट से ही ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आसानी से ट्रांसफर होने वाला होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय इंडोर्समेंट एंड और डिलीवरी। या तो इंडोर्समेंट से, इंडोर्समेंट का मतलब मैंने लिख दिया कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट इनके नाम पर किया जाता है, इसका पैसा इनको दिया जाए, तो मैंने उसको इंडोर्स कर दिया किसी दूसरे के नाम पे। या केवल डिलीवरी, जो बियरर डॉक्यूमेंट होते हैं ना, सॉरी जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो तो केवल डिलीवरी से ही जाते हैं। मेरे पास में एक ब्लैंक चेक है, ठीक है, उसमें सेल्फ लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, अभी मेरे पास में है तो मेरे पास ओनरशिप है, मुझे आपको पेमेंट करनी थी, मैंने आपको डिलीवर कर दिया, तो ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई। आप बैंक जाओगे, बैंक जाकर के उसको कैश करा लोगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो दिस इज कॉल्ड बेयरर इंस्ट्रूमेंट, वो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए राइट ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान करके चलिए कि जो ट्रांसफरी है, यानी जिसके नाम पर हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है, उसको बोला जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट आपके नाम पर ड्रॉ किया, आपने उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, उसने किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब जो पर्सन होल्ड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब अगर कल को मान लीजिए कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए, उसको पेमेंट ना मिले, तो उसके लिए उसको जिससे मिला है वो भी लायबल होगा। आपने उसको दिया है, आप भी लायबल हो सकते हो, मैंने इशू किया है, मैं भी लायबल हो सकता हूं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए पीछे की जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी की सारी पार्टीज लायबल हो सकती हैं। तो देखिए the transferee who acquires the instrument in good faith and for value gets a better title than the transferor even if the previous title was defective। अब देखिए इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर प्रीवियस टाइटल डिफेक्टिव भी है। प्रीवियस टाइटल डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए ए ने बी के नाम पर इंस्ट्रूमेंट इशू किया, ठीक है, अब बी के पास इंस्ट्रूमेंट था, वो गिर गया। अब जब वो गिर गया तो वो सी को मिल गया, तो क्या सी के पास में बेटर टाइटल है? नहीं है ना भाई। किसी को किसी का खोया हुआ कोई डॉक्यूमेंट मिल गया तो क्या उसके पास ओनरशिप मान ली जाएगी? क्या उसको गुड फेथ में मिला है? नहीं मिला ना। इसने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को दे दिया डी को, तो भले ही डी को मिल किससे रहा है, सी से मिल रहा है। सी का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, लेकिन तो भी डी को वैलिड माना जाएगा और डी के पास में जो राइट्स होंगे वो सबके लिए होंगे। कल को मान लीजिए कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया, तो क्या डी ए से क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वहां पर ए ये बात नहीं बोलेगा कि यार सी को तो वो पड़ा हुआ मिला था ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर प्रीवियस होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव भी है तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में राइट्स होंगे। अब आगे देखते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो देखिए 3 इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को पढ़ने हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट पे आते हैं। प्रॉमिसरी नोट होता क्या है देखिएगा। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है कि देखिए एक होता है बायर
और एक होता है सेलर। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हमेशा कौन ड्रॉ करेगा? बायर ड्रॉ करेगा, क्योंकि पैसे किसको देने हैं? बायर को देने हैं। बायर गुड्स को खरीद रहा है तो पेमेंट कौन करेगा? बायर करेगा। तो प्रॉमिसरी नोट नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि भाई क्या हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात करी जाती है, पैसे की बात करी जाती है। तो यहां पर इस वाले ट्रांजैक्शन में पैसा देगा कौन? बायर ही तो देगा। तो प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ कौन करेगा? हमेशा बायर ड्रॉ करेगा। बायर सेलर को प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक सर्टेन डेट पे एक सर्टेन अमाउंट मैं आपको पे करूंगा। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट को हमेशा ड्रॉ करता है बायर, और किसके नाम पे करेगा? सेलर के नाम। देखिए एक बार, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। अब देखिए जो करेंसी नोट होते हैं ना, करेंसी नोट में भी अगर देखिए कि उसमें एक लिखा रहता है ना, एक लाइन लिखी रहती है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, और नीचे जो आरबीआई गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं। तो अगर देखो तो प्रॉमिस तो यहां पर भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉमिसरी नोट से बाहर रखा गया है, उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाता है। इसी वजह से यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जो बैंक नोट है या करेंसी नोट है उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा, इवन वो राइटिंग में भी होते हैं तब भी। देखिए, containing an unconditional undertaking signed by a maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or only to bearer of the instrument। तो कैसा भी हो सकता है, bearer भी हो सकता है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे होना चाहिए, या अगर वो किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ऑर्डर कर रहा है तो उसके नाम पर भी हो सकता है। तो देखिए, पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट की पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? दो होती हैं, द मेकर एंड पेई। मेकर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स और एग्जीक्यूट द नोट प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट स्टेटेड देयर इन। तो जो पर्सन उसको ड्रॉ कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, उसको बोला जाएगा मेकर। पेई, पेई का मतलब द वन टू हुम द नोट इज पेबल, यानी जिसके नाम पर वो नोट बनाया गया उसको बोला जाएगा पेई। एसेंशियल्स देखिए, एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले, द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, तो राइटिंग में होना चाहिए। द प्रॉमिसरी नोट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे, बिल्कुल एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। द प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, और वो प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। नेक्स्ट, द मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट इन टोकन ऑफ एन अंडरटेकिंग टू पे द पे और हिज ऑर्डर। तो उसमें मेकर के सिग्नेचर होने चाहिए। किस चीज के सिग्नेचर होने चाहिए? कि वो पे को इतना पैसा पे करेगा। The maker must be a certain person, maker हमेशा certain person होगा, that is the note must be show clearly the person who is engaging himself to pay। तो कौन सा पर्सन प्रॉमिस कर रहा है उसका नाम स्पेसिफाइड होना चाहिए, और पे मस्ट बी सर्टेन, पे भी सर्टेन होना चाहिए। तो ये आपके फीचर्स थे प्रॉमिसरी नोट के। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, जो अमाउंट होना चाहिए वो भी सर्टेन होगा। देखिए, अगर चीजों को रटना नहीं है ना, आपको चीजों को समझना है, तो यहां पर भी एक वर्ड आ रहा है, आप उसको ऐसे समझो। आपको याद होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक आपने पढ़ा था कि प्रॉमिस हमेशा सर्टेन होना चाहिए। प्रॉमिस हमेशा सर्टेन होना चाहिए, हर एक चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। किसको प्रॉमिस कर रहे हैं, कितने का प्रॉमिस कर रहे हैं, सब कुछ। अब देखो, प्रॉमिसरी नोट में भी तो प्रॉमिस वर्ड आ रहा है, ठीक है। हर एक चीज सर्टेन होनी चाहिए। हर एक चीज का मतलब, मेकर सर्टेन होना चाहिए, पे सर्टेन होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए। तो जैसे प्रॉमिस की कंडीशन थी वही इसकी भी है। तो अगर प्रॉमिस का आपको याद है तो प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आपको वैसे ही मिलेंगी। देखिए, पेमेंट मस्ट बी इन लीगल मनी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल। अब जो प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट देने का, तो वो लीगल मनी, जो भी कंट्री में आपकी पैसा चल रहा है, जो पैसा सर्कुलेशन में है, ठीक है, जैसे इंडिया में आईएनआर चलता है, रुपए चलता है, तो वो सर्कुलेशन में है, तो प्रॉमिस हमेशा इंडिया में कैसा होगा? लीगल मनी, यानी कि आईएनआर में होगा। द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। देखिए, यहां पर एक प्रॉमिस हो रहा है तो यहां पर स्टैम्प होना जरूरी है, और ये लाइन आप रट लीजिए। जब जब कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर स्टैंप की बात की जाएगी तो उस स्टैंप को कैंसिल करना जरूरी होता है, और अगर आपने उस स्टैंप को कैंसिल नहीं किया तो फिर उस डॉक्यूमेंट को अनस्टैम्प माना जाएगा। तो एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट जो भी प्रॉमिसरी नोट हो रहा है वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए, और वो कैंसिल भी होना चाहिए। देखिए, ईच स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसिल्ड बाय मेकर सिग्नेचर और
इनिशियल। आप कैसे भी उसको कैंसिल कर सकते हो, सिग्नेचर करके भी उसको कैंसिल कर सकते हो, या दो ऐसे लाइन क्रॉस कर दोगे तो भी उसको कैंसिल माना जाएगा। The promissory note must contain the name of place, number, the date on which it is made. However, their omission will not be render the instrument invalid. Example, if it is undated, it is deemed to be dated on the date of delivery. अब देखिए, अगर जैसे मान लीजिए गलती से जो मेकर था उसने डेट नहीं डाली, वो अनडेटेड है, ठीक है, उसमें कोई भी डेट नहीं पड़ी है, तो क्या डेट नहीं पड़ी है इस वजह से प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, ये मान लिया जाएगा, ये एजम्पशन ले ली जाएगी कि जो डेट में डिलीवरी हुई है, जिस डेट में बायर ने पेई को दिया, सॉरी बायर ने सेलर को दिया है या मेकर ने पेई को दिया है, तो जिस डेट में डिलीवरी हुई है वही डेट प्रॉमिसरी नोट की मानी जाएगी। तो केवल अगर डेट नहीं पड़ी है इस वजह से आप प्रॉमिसरी नोट को इनवैलिड नहीं करा सकते। एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्टिव प्रॉमिसरी नोट। अब देखिए यहां पर डिफेक्टिव प्रॉमिसरी नोट के कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर प्रॉमिसरी नोट को डिफेक्टिव माना जाएगा। देखते हैं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हाँ देखिएगा, अगर कंडीशनल प्रॉमिस है, ठीक है, जैसे आई प्रॉमिस टू पे राम ₹5,000 इफ माई बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट। तो अगर मुझे बिजनेस में 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, तो ये कंडीशनल है ना, तो ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। यहां पर प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। और प्रॉमिस हमेशा कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, नहीं विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। अगर प्रॉमिस के साथ में कोई भी कंडीशन लगी हुई है तो फिर वो कभी भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। देखिए अनसर्टेन अमाउंट, अगर अमाउंट में अनसर्टेनिटी है तो फिर वहां पर वो भी प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। देखिए आई प्रॉमिस टू पे सीता ₹5,000 एंड ऑल अदर ड्यूज। एंड ऑल अदर ड्यूज का मतलब क्या होता है? एंड ऑल अदर ड्यूज, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो अमाउंट में सर्टेनिटी नहीं है ना, तो इस वजह से इसको इनवैलिड माना गया है। क्यों? क्योंकि अमाउंट सर्टेन नहीं है। पेमेंट इन काइंड और गुड्स, पेमेंट हमेशा मनी में होनी चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे मोहन ₹10,000 एंड 2 बैग्स ऑफ राइस, ठीक है, तो यहां पर 2 बैग्स ऑफ राइस भी इंक्लूड किया गया है, इस वजह से ये वैलिड नहीं माना जाएगा। देखिए इनवैलिड। अनसर्टेन पेई, पेई हमेशा सर्टेन होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे माई फ्रेंड ₹2,000, कौन सा फ्रेंड? तो जो पेई है वो भी हमेशा स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। देखिए यहां पर भी इसको इनवैलिड किया गया है। देखिए मिसिंग वर्ड ऑफ प्रॉमिस, अब प्रॉमिसरी नोट आप बना रहे हो और उसमें प्रॉमिस वर्ड को ही मिस कर दिया तो फिर बचा क्या? तो फिर वहां पर वो भी प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है राम विल पे श्याम ₹5,000, तो यहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं है पे करने का, इस वजह से देखिए ये लिखा क्या होना चाहिए? शुड से आई प्रॉमिस टू पे। पेबल टू बियरर ऑन डिमांड बाय अ प्राइवेट पर्सन, पे बियरर ₹1,000 ऑन डिमांड, ये इनवैलिड होगा। क्यों? देखिए एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ओनली द आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू सच नोट। तो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट केवल वही प्रॉमिसरी नोट, ऐसे प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकते हैं, इसी को ही बोला जाता है आईएनआर और करेंसी। जो बैंक नोट्स होते हैं ना या जो करेंसी नोट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। पे बेयरर, मेरे पास में 500 रुपए हैं, 500 का नोट है, उसकी ओनरशिप मेरे पास में है ना, मैंने वो 500 का नोट आपको दे दिया तो नोट की ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई। तो अब अगर टेक्निकली देखो तो ये भी तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक नोट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो इस तरीके के बेयरर या अगर ऑन डिमांड वाले अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट है तो उसको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ही इशू कर सकती है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल इशू नहीं कर सकता। ठीक है, अनसाइंड इंस्ट्रूमेंट, अब अगर इंस्ट्रूमेंट में साइन नहीं है, जैसे लिखा हुआ है पूरा रिटर्न नोट सेइंग आई प्रॉमिस टू पे रवि ₹5,000, लेकिन उसमें साइन नहीं किया गया है, अगर प्रॉमिस में साइन ही नहीं है तो फिर वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, इसको इनवैलिड माना गया। या प्रॉमिस टू पे फ्रॉम अ पर्टिकुलर फंड, आई प्रॉमिस टू पे रीना ₹2,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ माई हाउस, जब मेरा घर बिकेगा उससे जितना अमाउंट मिलेगा उससे मैं 2,000 रुपए दूंगा। तो इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, इसको भी यहां पर इनवैलिड माना गया है। तो पेमेंट डिपेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक फंड, हेंस नॉट अनकंडीशनल। तो प्रॉमिसरी नोट आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रॉमिसरी नोट में इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। देखते हैं, देखिए सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए जैसे प्रॉमिसरी नोट में मैंने आपको बताया था कि एक होता है बायर, सॉरी एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो प्रॉमिसरी नोट को कौन ड्रॉ करता है?
बेटा प्रोमिसरी नोट को कौन ड्रॉ करता है? प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करता है बायर। क्यों? क्योंकि बायर प्रॉमिस कर रहा होगा ना सेलर को, पेमेंट किसको करनी है? बायर को करनी है। तो प्रोमिसरी नोट कौन ड्रॉ करता है? बायर ड्रॉ करता है। किसके नाम पे करता है? सेलर के नाम पे करता है। ठीक इसी का उल्टा हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। और पेमेंट किसको चाहिए? पेमेंट चाहिए सेलर को। तो यहां पर सेलर बायर को ऑर्डर करता है कि भाई मैं बिल बना करके भेज रहा हूं, उसको एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके मेरे को वापस करो। तो यहां पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बायर के लिए फॉर पेमेंट। तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा सेलर। सेलर किसको देगा? बायर को। बायर क्या करेगा? बायर उसको एक्सेप्ट करके वापस से दे देगा सेलर को। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है? पेमेंट को सिक्योर करने का एक तरीका है। जहां पर चीजें कैश में चल रही हैं वहां तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत गुड्स खरीदे, तुरंत पैसा दे दिया। लेकिन जहां पर चीजें क्रेडिट में आ जाती हैं तो हमेशा जो सेलर होता है जिसकी पेमेंट फंसी रहती है वो हमेशा अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के चक्कर में रहता है, किसी तरीके से मेरी पेमेंट सिक्योर हो जाए। तो बेसिकली ये जो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ये एक पेमेंट को सिक्योर करने का भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने अनपेड सेलर पढ़ा था ना सोगा में तो अनपेड सेलर में क्या था कि भाई अगर सेलर ने बायर को गुड्स दिए और साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया, अब बायर ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो उस केस में उसको अनपेड सेलर माना जाता था। तो बेटा ये बेसिकली सेलर के लिए पेमेंट को सिक्योर करने का एक तरीका होता है। तो यहां पर सेलर अनकंडीशनल ऑर्डर देता है किसको? बायर को, ताकि वो बिल एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाए पेमेंट की, और एक लीगल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। देखिए मीनिंग देखते हैं। ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो राइटिंग में होता है, राइटिंग कंटेनिंग अ अनकंडीशनल ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बेटा। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती है। साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन हो गया? सेलर हो गया। सेलर उसको ड्रॉ करता है। आप मेकर भी बोल सकते हो और ड्रॉर भी बोल सकते हो। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। तो पर्सन हमेशा बेटा सर्टेन होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसको ऑर्डर कर रहा है पेमेंट के लिए, वो हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए। पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मनी भी सर्टेन होनी चाहिए। ओनली टू और ऑर्डर टू द, यानी वो अपने नाम पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है और साथ में किसी दूसरे पर्सन को जिसके नाम पे उसने ऑर्डर किया, और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये बियरर भी हो सकता है। ऑर्डर और बियरर का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो देखते हैं पार्टीज कौन कौन सी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बहुत सारी पार्टीज होती है, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉर हो गया। ड्रॉर का मतलब क्या हो गया? जो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉई का मतलब क्या हो गया? जिसके नाम पे बिल को ड्रॉ किया जाता है। एक्सेप्टर का मतलब क्या हो गया? जो एक्सेप्ट करता है बिल को। पेई का मतलब क्या हो गया? जिसके नाम पे बिल पेबल है। वो ड्रॉर भी हो सकता है और दूसरा पर्सन भी हो सकता है अगर उसने किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ऑर्डर किया हुआ है। होल्डर कौन होता है? जो बिल को होल्ड करता है। ये ओरिजिनल पेई भी हो सकता है या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसको उसने इंडोर्स किया हो। अब क्वेश्चन आता है बेटा इंडोर्स का मतलब क्या होता है? इंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। जैसे अगर मान लीजिए मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है। मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया बी के नाम पे, बी ने उसको एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। अब ए ने पेमेंट करनी थी सी को, तो ए ने क्या किया? उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पे? सी के नाम पे। तो अब सी क्या बन गए बेटा? होल्डर बन गए। क्यों? क्योंकि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कौन कर रहा है इस समय? पेमेंट से पहले। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो अब सी पार्टी बन गई, तो सी को क्या बोला जाएगा? होल्डर। ठीक है। इंडोर्सर भी होता है। इंडोर्सर का मतलब इंडोर्सर भी बोल सकते हो या ट्रांसफरर भी बोल सकते हो। जो ट्रांसफर कर रहा है, जैसे इस वाले केस में ए ट्रांसफर कर रहा था सी को, ए ने इंडोर्स किया सी के नाम पे, तो ए को क्या बोला जाएगा? इंडोर्सर। एक अब जिसके नाम पे इंडोर्स किया जाता है उसको बोला जाता है इंडोर्सी या ट्रांसफरी। देखिए इज द पर्सन टू whom द बिल इज इंडोर्स्ड। तो यहां तक पार्टीज आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं
और भी होते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होता है, उसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, कि जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो राइटिंग में ही होने चाहिए, तो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए टू पे मनी एंड नॉट मेयरली अ रिक्वेस्ट। बिल्कुल रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं भैया, पैसा चाहिए, हमने तुम्हें माल बेचा है और माल के बदले में हमें पैसा चाहिए, इसमें रिक्वेस्ट कैसी, ठीक है। तो मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द ड्रॉर, ड्रॉर के साइन होंगे, जिसको पेमेंट लेनी है वो ऑब्वियसली कि साइन करके देगा। पार्टीज हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, जो अमाउंट पे किया जाना है वो हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। और अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज जो एक्ट में बताई गई हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, तो वो सारी अदर फॉर्मेलिटीज भी उसमें होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा आगे डिफरेंस दिया हुआ है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। इसको मैंने नोट्स में डाला हुआ है, ये नोट्स आपको डीसी ऐप पर मिल जाएंगे, तो वहां पर इन नोट्स को डाउनलोड करके इसके डिफरेंस जरूर बेटा पढ़ लेना। और अगर आपके पास में मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल से भी आप पढ़ सकते हो या इससे भी पढ़ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आसान आसान करके 8 पॉइंट्स बेटा लिखे हैं, ठीक है। ये 8 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, ठीक है, आसान से है। अगर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया है तो डिफरेंस में दिक्कत नहीं होगी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर इसको भी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है चेक, ठीक है, सेक्शन 6। तो अभी देखिए अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का। तो सबसे पहले चेक में आते हैं। देखिए चेक का मतलब क्या होता है। अब देखिए आपने अपने घरों में तो देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के या हो सकता है आपका खुद या आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, सबके बैंक में अकाउंट होंगे। जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक से हम लोगों को चेक मिलती है ना। वो चेक क्या होती है बेटा, अगर हमें किसी को पेमेंट करनी होती है, ठीक है, तो हम चेक में क्या करते हैं, उस पर्सन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चेक है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक चेक है। अब मान लीजिए हमें किसी को पेमेंट करनी है, तो यहां पर हमने उस पर्सन का नाम लिख दिया, यहां पर डेट होती है, यहां पर अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट देना है, और यहां पर हमने उसमें सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। और यहां पर बैंक का नाम लिखा रहता है कि जो भी बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, कोई भी बैंक है, उसका नाम लिखा रहता है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ। अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है, मेरा पैसा कहां पर पड़ा हुआ है, बैंक के पास में पड़ा हुआ है, बैंक ने हमको क्या किया है, चेक दे करके रखी हुई है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम बैंक को ऑर्डर देंगे। हमने चेक भरी, चेक भरने के बाद में आपको दी, तो चेक भरने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हमने बैंक को ऑर्डर दिया। किस चीज का ऑर्डर दिया, कि ये पैसा जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर भी हो सकता है और बेयरर भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है उस पर्सन को इतना अमाउंट दे दिया जाए। तो यहां पर भी एक ऑर्डर है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कौन कर रहा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कर रहा था सेलर बायर को, ठीक है। तो यहां पर कौन ऑर्डर कर रहा है, किसको ऑर्डर कर रहा है, जिसको पेमेंट देनी है। यानी यहां पर बायर को अगर पैसे देने हैं तो बायर ऑर्डर करेगा किसको, बैंक को। किस बात का ऑर्डर करेगा, कि भाई सेलर को इतना अमाउंट इस डेट पर पे कर दिया जाए। तो एक बार देखते हैं सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए एवरी चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट कॉल्ड अ चेक। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से होती है ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल otherwise than on demand, and it includes the electronic image of truncated check and a check in electronic form। तो बेसिकली देखिए यहां पर दो चेक बताई गई हैं, एक तो ट्रंकेटेड चेक को भी इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक चेक को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर बेसिकली आपके मॉड्यूल में दो तरीके की हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल चेक होती है, ट्रेडिशनल पेपर चेक जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, और एक होती है ट्रंकेटेड चेक, और एक होती है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ट्रंकेटेड चेक का मैं मतलब बताता हूं। ट्रेडिशनल पेपर चेक पहले देख लेते हैं। अ नॉर्मल फिजिकल चेक ड्रॉन बाय कस्टमर ऑन अ बैंक, पेबल ऑन डिमांड, नॉट आफ्टर अ टाइम पीरियड। एग्जांपल, पे टू राम और ऑर्डर रुपीज
5000। तो इसमें बेसिकली बैंक को एक ऑर्डर होता है कि जिसका भी नाम चेक में लिखा हुआ है, या राम अगर किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर रहा है, बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह हो गया, तो उसको 5000 रुपए दे दिया जाए। अब आते हैं देखो ट्रंकेटेड चेक में, ठीक है। ट्रंकेटेड चेक की मैंने थोड़ा सा आसान करके यहाँ पर मीनिंग दी हुई है, ठीक है, उसको एक बार समझिएगा। और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लर्न करना है, अगर आपको याद करना है, तो आप मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, लेकिन इसकी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या होता है, आरबीआई ने क्लियरिंग हाउस बनाया हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने मेरे को चेक दी, तो वो चेक मैं क्या करूंगा, वो चेक मैं जाकर के अपनी बैंक के जो ड्रॉप बॉक्स है मैं वहां पर डालूंगा, ठीक। एक बंदा आएगा, चेक निकालने की अलग अलग टाइमिंग होती है, एक बंदा आएगा, उस बॉक्स को खोलेगा, उससे जितनी भी चेक्स होंगी वो सारी की सारी चेक निकालेगा, ले जाकर के उसको क्लियरिंग हाउस में ले जाएगा, ठीक है। क्लियरिंग हाउस के थ्रू सारी चेक्स की क्लियरिंग होती है। अब आप सोचो कि पहले क्या होता था, पहले फिजिकल मूवमेंट होता था चेक्स का, यानी है तो चेक एक कागज का टुकड़ा, अब उसको एक बंदा इतनी जगह से मूव कर रहा है। तो अगर इतनी जगह से मूव कर रहा है, कल को बारिश हो गई या कुछ भी हो गया, भाई कागज है, पानी गिर गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर चेक डिस्ट्रॉय हो सकती है ना, चेक खराब हो सकती है। जबकि चेक एक एविडेंस की तौर पे होता है, चेक एक एविडेंस होता है। कल को अगर चेक डिसऑनर हो गई, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, कि बैंक उस चेक को पार्टी को वापस करे, तभी तो वो डिसऑनर के बाद में केस फाइल कर पाएगा। दूसरा, हम लोगों ने एक लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है कि भाई जब पैसे का लेन देन होगा तो 3 साल की टाइम लिमिट होती है केस फाइल करने की, 3 साल के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। तो वो चेक बैंक को 3 सालों तक संभाल करके रखना पड़ता है, अगर पेमेंट हो भी गई है तो भी। क्यों? क्योंकि कल को मान लीजिए पेमेंट हो गई, गलत हो गई, किसी पार्टी, कोई दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कल को कोर्ट ने बैंक को बोल दिया कि भाई ये पेमेंट हुई है, इसका मेरे को एविडेंस चाहिए, चेक की कॉपी चाहिए, तो बैंक कहां से ला करके देगी अगर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब चेक का इतना फिजिकल मूवमेंट होता है, तो फिजिकली चेक को मूव करने के बजाय उस चेक को स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है। और उसकी जो स्कैन्ड कॉपी होती है ना, वो सब जगह पर सर्कुलेट होती है। तो इससे क्या होता है, फिजिकल चेक के डिस्ट्रॉय होने का खतरा बच जाता है। उस चेक को स्कैन किया गया और जो उसकी स्कैन्ड कॉपी होती है वही सब जगह पर जाती है, उसी से ही साइन मैच होते हैं, डेट देखी जाती है, नाम देखा जाता है, अमाउंट देखा जाता है, सारी की सारी चीजें वो स्कैन्ड कॉपी से देखी जाती है बजाय फिजिकल चेक से, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, फिजिकल मूवमेंट को कम करना ऑफ चेक। तो देखिए एक बार, अ ट्रंकेटेड चेक मींस, सॉरी, a truncated check means a check which is physically truncated during the clearing cycle by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving, and an electronic image, electronic image का मतलब बेटा वही जो मैंने अभी आपको बताया, scanned copy is used for further processing. Physical movement of check stops once it is scanned and sent electronically. तो जब उसको स्कैन कर लिया जाता है तो फिजिकल मूवमेंट उसका बंद हो जाता है, मेकिंग क्लियरेंस फास्टर। तो इससे क्या होता है, इससे क्लियरिंग भी फास्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ट्रंकेटेड चेक का मतलब आपको समझ में आया होगा। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब भाई ये ऑनलाइन वाला हिसाब है, ठीक है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, बैंक से आपने ये इलेक्ट्रॉनिक चेक की फैसिलिटी लेकर के रखी हुई है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही चेक आपको अपनी नेट बैंकिंग पे मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें साइन कैसे होंगे, उसमें डिजिटल सिग्नेचर आपको यूज करने होंगे, ठीक है। देखिए a check in electronic form means a check drawn, written and signed electronically using a computer system and digital signature as per IT Act 2000. It is fully digital check with no paper involved. तो इसमें कोई भी पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सीधे सीधे ये इलेक्ट्रॉनिक चेक होती है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन किए जाते हैं। अब देखिए एसेंशियल फीचर्स क्या है चेक के। सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से होनी चाहिए, मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, बैंकर के ऊपर स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉन होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन, पेबल टू अ सर्टेन पर्सन और बेयरर। तो चेक बेयरर भी हो सकती है और ऑर्डर पे भी हो सकती है। पार्टीज कितने तरीके की होती हैं बेटा, 3 तरीके की पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो ड्रॉर हो गया, ड्रॉर कौन हो गया, जो चेक को इशू कर रहा है। ड्रॉई कौन हो गया, यहां पर बेटा ड्रॉई बैंक होता है, क्यों, क्योंकि बैंक के नाम पे ड्रॉई ड्रॉ करी गई है ना, तो जो बैंक है उसको बोला जाएगा यहाँ पर ड्रॉई। और पेई कौन होगा, जिस पर्सन को पैसा देना है उसको बोला जाएगा पेई। देखिए एग्जांपल एक दिया हुआ है, ए हैज एन अकाउंट इन एसबीआई
he issues a check in favor of B of for rupees 10,000. A ड्रॉर हो गया, SBI ड्रॉ ही हो गई और B पे हो गई। क्लियर सबको यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बेटा अभी लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये लास्ट टर्न पर पूछा गया था। तो देखते हैं एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले तो बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको मतलब बताया। बियरर का मतलब जैसे चेक होती है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चेक को हम ऐसे काट देते हैं, सेल्फ सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ की चेक। तो सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब बेटा ये बियरर ही है, ठीक है। जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा होगा वो उसको कैश करा सकता है। और एक चेक आपने देखी होगी जिसमें क्रॉसिंग होती है अकाउंट पे। तो ये जो सेल्फ वाली चेक होती है, जो बियरर चेक होती है ना, इसको आप डायरेक्ट बैंक में जाकर के इसको कैश करा सकते हो। इसको अकाउंट वगैरह में डालने की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे सीधे आप बैंक में गए, ब्रांच में गए, वहां पर कैशियर को दिया, कैशियर आपसे सिग्नेचर कराएगा, सिग्नेचर करवा करके उतना कैश आपको दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, क्रॉसिंग है, तो इसका मतलब ये जो पैसा ट्रांसफर होगा ना, ये अकाउंट टू अकाउंट होगा। जैसे ट्रंकेटेड चेक में भी हम लोग ने पढ़ा क्लियरिंग होती है, ठीक है, क्लियरिंग हाउस के थ्रू। उसी तरीके से अगर अकाउंट पे ही है तो बेटा वो अकाउंट टू अकाउंट ही पैसा जाएगा। तो बियरर का मतलब जैसे सेल्फ। A promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer when A point A, it is expressed to so payable, or the only or last endorsement on the instrument is an endorsement in blank. In such a condition, the person who is the holder of bearer instrument can obtain the payment of the instrument. अब देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके नाम पर चेक काटी, मैंने आपके नाम पर एक चेक काटी। आपने क्या किया? आपने मिस्टर सी को वो चेक इंडोर्स करी, लेकिन वहां पर आपने मिस्टर सी का नाम नहीं लिखा, केवल इंडोर्स कर दिया। लेकिन इंडोर्समेंट करने के बाद में वहां पर सी का नाम नहीं लिखा। तो अब अगर मान लीजिए कि सी ने वो चेक दे दी डी को, तो डी क्या करेगा? डी वहां पर इंडोर्समेंट के बाद में अपना नाम लिख देगा। इसका मतलब वो चेक डी की हो गई। अगर डी ने भी अपना नाम नहीं लिखा तो डी ने क्या किया? वो ई को दे दी। तो ये क्या? एक बेयरर हो गया, ठीक है। तो जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा होगा वही उसका ओनर होगा। हाँ, तो आगे देखते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसका बेटा नाम लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया महेश, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर है, यानी महेश के नाम पे है। और महेश या और ऑर्डर टू, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो महेश को, और या महेश ने अगर किसी को ऑर्डर किया हो। तो अब इसका मतलब अगर महेश ये किसी को इंडोर्स कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उस पर्सन को हो जाएगी। ठीक, तो देखिए एक बार, अ promissory note, bill of exchange or check is payable to order which is expressed to be so payable, यानी expressly mention होना चाहिए, which is expressed to be payable to a particular person and does not contain any words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable. अब बेटा अगर उसके नाम के आगे लिख दिया गया it shall not be transferable या इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो वहां पर क्या माना जाएगा? वहां पर माना जाएगा कि जो भी पर्सन चेक को ड्रॉ कर रहा है, या अगर किसी से चेक मिली है, कोई इंडोर्सर है, तो उसकी इंटेंशन क्या है कि वो ये चाहता है कि हम आपको ये चेक दे रहे हैं, लेकिन आप फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऑर्डर। अब देखिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है भाई। अगर इंडिया में पेबल है, इंडिया की पार्टी है, इंडिया में ड्रॉ हुआ है, तो उसको बोला जाएगा इनलैंड। इनलैंड का मतलब क्या हुआ? हमारे लोकल का, देसी, क्या है? इंडिया का। तो देखिए अगर कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉ किया गया है या बनाया गया है इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, इंडिया में ही पेबल होना है, और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिस पर्सन के नाम पे ड्रॉ किया गया है वो भी रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उसको माना जाएगा कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। देखिए an inland instrument is one which is made or drawn in India and either payable in India or drawn on a person who is resident in India. Example देखिए, a bill drawn in Delhi and payable in Mumbai, inland instrument. A bill drawn in Delhi on a person residing in Kolkata, inland instrument. A check drawn in Chennai on SBI, Chennai, payable in India, inland. ठीक है।
अब देखते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एग्जाम में बेटा ये पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये इनलैंड है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है, एनी सच इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग क्या है देखते हैं, इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज आइदर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, या तो इंडिया के बाहर ड्रॉ किया गया है, या मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, या इंडिया के बाहर पेमेंट होना है, इट बिकम्स अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यानी इंडिया तो उसको इंडिया के बाहर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, या वो जो पेबल होना है वो इंडिया के बाहर होना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं, अब देखिए एग्जांपल एक, अ बिल ड्रॉन इन लंदन, तो लंदन में बिल ड्रॉ हुआ, लेकिन पेबल कहां है, मुंबई में। तो ड्रॉ कहां हो रहा है बेटा, मीनिंग में क्या लिखा हुआ था, या तो ड्रॉ इंडिया के बाहर हो रहा है या पेबल इंडिया के बाहर हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर ये पे कहां पर होना है, लंदन में, लेकिन पेबल कहां होना है, मुंबई में। बना कहां, लंदन में, पेबल कहां है, मुंबई में, तो इसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। अब बिल ड्रॉ हुआ कहां, दिल्ली में, लेकिन पेबल कहां है बेटा, न्यूयॉर्क में, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि पेबल आउटसाइड इंडिया है। और अगर दोनों पार्टीज बाहर की हैं, यानी कि बिल ड्रॉ भी लंदन में हुआ और पेबल भी कहां है, पेरिस में, तो वहां पर तो फिर कोई मतलब ही नहीं इंडिया का, तो भी उसको बोला जाएगा फॉरेन। क्लियर सबको? आगे देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन बिल। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन बिल है, ठीक है, तो उसमें पार्टीज की लायबिलिटी कैसे अराइज होगी, तो ये एक बार देखते हैं। देखिए एज पर सेक्शन 134 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इन केस ऑफ अ फॉरेन बिल द लायबिलिटी of the maker or drawer is determined by the law of the place where the instrument was made। तो बेटा जहां पर इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है उसके ऊपर लाइबिलिटी डिपेंड करेगी, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर इसके अगेंस्ट में दोनों पार्टीज ने कुछ डिसाइड किया था, अगर इस रूल के अगेंस्ट में दोनों पार्टीज ने कुछ डिसाइड किया था तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, भाई इन दोनों ने जो डिसाइड किया था। लेकिन अगर दोनों पार्टीज के बीच में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो फिर देखा जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था भाई वहां के अकॉर्डिंग लायबिलिटी क्रिएट होगी। यानी अगर बाई चांस मान लीजिए न्यूयॉर्क में बिल बना, तो अमेरिका का लॉ क्या कहता है, अमेरिका का एनआई एक्ट क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी को डिसाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। A bill is drawn in London by X on Y and made payable in Delhi। तो बिल को ड्रॉ कहां किया गया, लंदन में, ठीक है, पेबल कहां है, दिल्ली में। तो ये क्या हो गया, ये फॉरेन बिल हो गया, इंडिया के बाहर ड्रॉ किया जा रहा है। तो द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर कौन है, एक्स, विल बी गवर्न्ड बाय इंग्लिश लॉ, प्लेस वेयर इट वाज ड्रॉन। तो कहां पर बना है, इंग्लैंड में, लंदन में, तो वहां पर इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल होगा। द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कहां का है, वो इंडिया का है, दिल्ली का है, तो वो इंडिया का हुआ। विल बी गवर्न्ड बाय द इंडियन लॉ, प्लेस वेयर इट इज पेबल, तो जहां पर वो पेबल है। तो इनकी लायबिलिटी होगी, वाई की होगी इंडियन लॉ के हिसाब से, एक्स की होगी इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉरेन बिल। तो फॉरेन बिल में कैसे लायबिलिटी अराइज होती है वो हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद में देखते हैं इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, देखो इन शॉर्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट या ब्लैंक, ठीक है। अगर बिल में कुछ भी मिसिंग है, ठीक है, बिल है या चेक है, उसमें अगर कुछ भी मिसिंग है, जैसे नाम, अमाउंट, डेट, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें कुछ भी मिसिंग है तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इन शॉर्ट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि अमाउंट इसमें ब्लैंक है, अमाउंट का हिस्सा ब्लैंक है,
तो अभी हम लोग पढ़कर क्या है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने 5,000 रुपए के अकॉर्डिंग, राइट, पेमेंट के अकॉर्डिंग जितने का बिल है, जिस अमाउंट का, उसी हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो मान लीजिए 5,000 रुपए के हिसाब से उसमें स्टैंप ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, और अमाउंट इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो सामने वाली पार्टी इसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट भर सकती है? अप टू 5,000, केवल 5,000 रुपए तक का अमाउंट भरा जा सकता है, नहीं 4,000, 4,500, 5,000, जितने की भी स्टैंप ड्यूटी हो, ठीक है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन होता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी इसको देखते हैं, इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। A blank but stamped instrument is called a insured instrument when one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instruments and either wholly blank और an incomplete, या तो पूरी तरीके से ब्लैंक होगा या इनकम्प्लीट होगा, thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make और complete। तो यहां पर एक तरीके से अगर देखो कि मैंने अगर किसी को ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया है, ब्लैंक चेक दी है, ब्लैंक बिल दिया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब एट फर्स्ट इंप्रेशन, एट फर्स्ट इंप्रेशन वहां पर क्या लग रहा है कि ड्रॉर ने क्या किया है कि होल्डर को एक अथॉरिटी दी है कि वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको फिल कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज दी हुई है कि होल्डर के पास में एक तरीके का ये राइट होता है कि वो अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकता है, एज द केस मे बी। अपॉन इट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प, बस जितना स्टैम्प ड्यूटी पे करी गई है उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइंस द सेम to any holder in due course for such amount, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereon। अब देखो, अगर मान लीजिए कि A ने B को एक ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक, और उसमें 5,000 रुपए के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करी गई है, 5,000 रुपए के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करी गई है। तो यहां पर इस बिल में कितना अमाउंट लिखा जा सकता है बेटा? केवल और केवल मैक्सिमम 5,000। यानी अगर कल को बी ए से ये अमाउंट रिकवर करना चाहता है, या बी मैक्सिमम कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है ए से? मैक्सिमम 5,000, ठीक। लेकिन बी ने क्या किया? बी ने ये बिल दे दिया सी को, सी ने बिल दे दिया डी को, ठीक। अब डी ने गुड फेथ में आकर के सी से ये बिल ले लिया। अब सी ने डी को देने थे 8,000 रुपए, सी ने डी को देने थे 8,000 रुपए, और डी ने क्या किया कि गुड फेथ में आकर के वो बिल ले लिया। तो अब देखो, तो ये स्टैंप से ज्यादा है। स्टैंप कितना था? 5,000 रुपए तक। डी को सी से लेने कितने थे? 8,000 तक। अब डी अगर गुड फेथ में आकर के ले रहा है तो डी को क्या बोला जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए प्रीवियस जितनी भी पार्टीज होती हैं वो सारी की सारी लायबल होती हैं, ठीक। तो क्या डी ए से ये 8,000 रुपए रिकवर कर सकता है? यस, कर सकता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा कोई भी पर्सन ए से 5,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। केवल और केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने अगर गुड फेथ में आकर के बिल लिया है, उसका अमाउंट ज्यादा है, उसको ज्यादा अमाउंट लेना है, तो वो ज्यादा अमाउंट के लिए इनको लायबल करा सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहां पर इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा, इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट को। देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इफ अ पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स अ ब्लैंक और इनकम्प्लीट स्टैम्प्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखिए स्टैम्प्ड नेगोशिएबल लिखा हुआ है बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। लाइक अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन, ही ऑथराइजेज दैट पर्सन टू फिल द डिटेल सच एज द अमाउंट, डेट और पे अप टू द वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैम्प। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। Mr. A signs and hands over a blank stamp promissory note to Mr. B and tells him
to fill rupees 10,000 letter. The stamp value covers 10,000. Mr. B, however, fills 15,000 and endorses it to Mr. C, a holder in due course. तो A की liability कितनी होगी बेटा? A की liability होगी C के लिए कितनी की? 15,000 रुपए की। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में लिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है उसने गुड फेथ में लिया हुआ है। लेकिन A और B के बीच में A लायबल कितने के लिए होगा? केवल और केवल 10,000 रुपए के लिए। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबिलिटी ज्यादा की अराइज हो सकती है, उसके अलावा कोई भी पर्सन स्टैंप वैल्यू से ज्यादा का अमाउंट नहीं रिकवर कर सकता। तो उम्मीद है आपको इसका प्रोविजन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट है सेक्शन 17, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किस चीज को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? यानी कि मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा या प्रॉमिसरी नोट बोला जाएगा। उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की दी हुई है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाए या प्रॉमिसरी नोट माना जाए। तो इसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है, ये होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। होल्डर चाहे तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान ले, या होल्डर चाहे तो इसको प्रॉमिसरी नोट भी मान सकता है। तो देखते हैं एक बार। An instrument which is in form is such that it may either be treated the holder as a bill or as a note. Note का मतलब यहां पर बेटा PN से, PN का मतलब promissory note is an ambiguous instrument where an instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange. The holder may at his option treat it as a bill or a note and the instrument thereafter shall be treated अकॉर्डिंगली। तो अगर उसने उसको प्रॉमिसरी नोट की तरह से ट्रीट किया तो फिर आगे उसको क्या माना जाएगा? प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। अगर उसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से ट्रीट किया तो फिर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अनक्लियर एंड it looks partly like a bill of exchange and partly like a promissory note, the holder can decide how to treat it. एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, I acknowledge myself to be indebted to B in 5,000। तो देखो यहां पर एक डेट का एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है बेटा? प्रॉमिसरी नोट में डेट को एक्नॉलेज करता है। बायर अगर सेलर को देता है तो बायर सेलर से अपने डेट को एक्नॉलेज करता है। तो यहां पर इतनी लाइन पढ़ने के बाद में क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। टू बी पेड टू सी, लेकिन अब सी को प्रॉमिस कर रहा है पैसे देने का, तो इसका मतलब तीन पार्टी हो गई। तो अब लैंग्वेज ऐसी है कि अगर हम इसको प्रॉमिसरी नोट मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में तीन पार्टी हो नहीं सकती। प्रॉमिसरी नोट में केवल दो पार्टीज हैं, यहां पर पार्टी कितनी है? तीन है। तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके की जब लैंग्वेज लिखी रहती है तो वहां पर कंफ्यूजन अराइज होता है। तो देखिए, इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिस टू पे, सो इट कुड बी प्रॉमिसरी नोट, but since it involves three parties A, B and C, it can also look like a bill of exchange. Hence it is ambiguous and C, the holder, अब C के पास में ऑप्शन है कि C can treat it as either a promissory note or a bill of exchange. क्लियर सबको? एम्बिगुअस और इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एग्जाम्पल 2 एक बार देख लेते हैं। देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू पे टू X rupees 10,000 which I will repay to you. This statement contains both, एक तो रिक्वेस्ट भी हो गई, ए रिक्वेस्ट टू पे लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड अ प्रॉमिस टू रीपे भी हो गया, प्रॉमिसरी नोट भी हो गया। तो इट इज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एंड द होल्डर कैन चूज हाउ टू। क्लियर सबको? तो देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ निगोशिएशन, सेक्शन 14। निगोशिएशन का मतलब बेटा क्या होता है? ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था तो पहली क्लास में ही बताई थी। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? निगोशिएबल का मतलब जो चीज आसानी से ट्रांसफर हो जाए, बाय मेयर डिलीवरी। तो निगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किस चीज को ट्रांसफर करना? इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो ओनरशिप है उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। तो देखिए, when a negotiable instrument is transferred to any person, है ना, किसी भी पर्सन को किसी दूसरी पार्टी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं so as to make that person
द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी निगोशिएटेड। तो जब हम किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, वो पर्सन होल्डर बन जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट का ओनर बन जाएगा, और जब हम उसको दे देंगे तो उसको बोला जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया है। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, निगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी मैंने बताया, देखिए इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में पैसे होते हैं, एक तरीके से देखो तो प्रॉपर्टी हो गई, तो उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करना। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि निगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, गिविंग द ट्रांसफरी द राइट टू स्यू इन हिज ओन नेम। और बिल्कुल देखिए, जब कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना, जब किसी को लेकर के ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो हमेशा एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, अनकंडीशनल ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अगर मेरे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, या किसी पार्टी ने मुझे चेक दी और वो चेक डिसऑनर हो गई, बाउंस हो गई, तो मेरे पास में राइट है ना कि जिसने मुझे दी है चेक, मैं उसको स्यू कर सकता हूं। उसी तरीके से अगर वो चेक मैंने किसी दूसरे को इंडोर्स कर दी या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी, तो अब ये राइट उसके पास में आ गया ना, उसके पास में ओनरशिप है, और ओनर के पास ही तो राइट होता है। ये भी चीज हम लोगों ने सोगा में पढ़ी थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कि भाई अगर कोई ओनर है तो ओनर थर्ड पर्सन के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो यहां पर वही चीज बोली गई है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, अब वो पर्सन के पास में राइट है कि वो अपने नाम से सामने वाली पार्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो देखते हैं आगे। अब देखिए, मोड्स ऑफ निगोशिएशन, अब कितने तरह से निगोशिएशन होता है, नहीं कितने तरह से ट्रांसफर होता है। तो निगोशिएशन सबसे पहले तो डिलीवरी के थ्रू भी हो सकता है। अगर बियरर डॉक्यूमेंट है, अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो वो तो केवल डिलीवरी से ही हो जाएगा। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको इंडोर्स करना पड़ेगा, और इंडोर्स के साथ में डिलीवरी करना पड़ेगा। बेटा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड। हमेशा एक बात याद रखिएगा, और एंड है ना, ये दोनों कहां पर लिखे हुए, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शनल है, या तो ये या तो ये। अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब साथ में। तो यहां पर निगोशिएशन, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 47, निगोशिएशन बाय डिलीवरी। तो ये केवल एप्लीकेबल बेटा किस पे होगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट पे होगा, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट जो किसी के नाम पे नहीं है, ठीक है, वो तो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए ये बियरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सच एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी, यानी कि हैंडिंग ओवर। डिलीवरी का मतलब हमने उसको डिलीवर कर दिया, हमने सामने वाले को उसको हैंड ओवर कर दिया। नो इंडोर्समेंट और सिग्नेचर इज नीडेड। अब देखिए, अगर मेरे पास में चेक है सेल्फ की, मैंने एक चेक काटी सेल्फ की और मैंने वो चेक आपको दे दी, तो आपका नाम तो लिखा नहीं है, तो ये चेक क्या हो गई, एक बियरर डॉक्यूमेंट हो गई। अब आपको किसी और को पैसे देने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर साइन करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने केवल और केवल वो चेक उठा करके उसकी डिलीवरी सामने वाले पर्सन को दे दी, तो केवल और केवल डिलीवरी से ही काम चल जाएगा, इंडोर्समेंट और सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A check is made pay to bearer of rupees 5,000 if A gives to B by a delivery, B becomes the holder या owner। अब वो owner भी बन जाएगा 5,000 रुपए के लिए। If B gives it to C, C becomes the holder in due course if taken in good faith। तो अगर उसने good faith में लिया है तो अब holder in due course बन जाएगा C। कुछ बेटा इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, अप्लाइज ओनली टू बियरर इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, तो ये केवल बियरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओनरशिप पास हो जाती है केवल फिजिकल डिलीवरी से। इंडोर्समेंट इज ऑप्शनल। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 48। अब देखिए सेक्शन 48 क्या कहता है, सेक्शन 48 कहता है यहां पर निगोशिएशन हो रहा है, लेकिन निगोशिएशन के लिए इंडोर्समेंट और डिलीवरी का होना जरूरी है। तो ये जो ऑर्डर डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर इशू किए जाते हैं, या और ऑर्डर टू वाले जो डॉक्यूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनके लिए इंडोर्समेंट और डिलीवरी का होना, दोनों चीजों का होना जरूरी है। तो ये एप्लीकेबल होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय इंडोर्समेंट साइनिंग ऑन द बैक और द फेस और डिलीवरी टू द ट्रांसफरी। तो यहां पर आपको इंडोर्समेंट करना पड़ेगा, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और सिग्नेचर के साथ में डिलीवरी का होना जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ, अ चेक इज मेड पे टू राम और ऑर्डर रुपीज 10,000। तो यानी या तो राम को, या राम अगर किसी को ऑर्डर करता है तो उसको, तो राम ने क्या किया, राम कैन ट्रांसफर इट टू श्याम
बाय इंडोर्सिंग इट एंड डिलीवरिंग इट टू हिम। तो यहां पर अब राम ने क्या किया, अब क्या लिखा हुआ है राम, या अगर राम किसी को ऑर्डर करता है तो राम ने किसको ऑर्डर किया, श्याम को, यानी श्याम के नाम पर इंडोर्स कर दिया। तो यहां पर उसके साइन होंगे और साथ में ये श्याम को जब डिलीवर करेगा तब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी श्याम को। तो श्याम बिकम्स द होल्डर। क्लियर सबको? तो ये आपका हो गया निगोशिएशन। तो निगोशिएशन दो तरीके से होता है, एक तो केवल डिलीवरी से काम चल जाएगा और एक इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होता है। तो डिलीवरी का मतलब हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा था। तो डिलीवरी कैसे होती है, एक्चुअल होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है और सिंबॉलिक होती है। तो यहां पर भी सेक्शन 46 डिलीवरी की बात कर रहा है। तो देखते हैं डिलीवरी कैसी होगी। द मेकिंग, एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी। तो बेटा डिलीवरी का होना जरूरी है। देखो जो निगोशिएशन बियरर डॉक्यूमेंट का हो रहा था जिसमें केवल डिलीवरी थी, तो वहां तो डिलीवरी जरूरी है ही, और साथ में अगर इंडोर्समेंट के साथ में हो रहा है, जो ऑर्डर डॉक्यूमेंट है उसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर भी डिलीवरी का होना जरूरी है। यानी डिलीवरी इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर निगोशिएशन। डिलीवरी के बिना कभी भी निगोशिएशन नहीं हो सकता। इस वजह से बोला जाता है चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके लिए डिलीवरी का होना जरूरी है फॉर ट्रांसफर। देखिए तो यहां पर भी है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर, ड्रॉर, इंडोर्सर एज द केस मे बी। तो कोई भी उसको ट्रांसफर कर सकता है, मेकर कर सकता है, ड्रॉर कर सकता है, इंडोर्सर कर सकता है, विद इंटेंशन ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा क्या था, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने बताया था प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। तो यहां पर मेकर, ड्रॉर, इंडोर्सर वो डिलीवरी देकर के ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए डिलीवरी की इंपॉर्टेंस क्या है। डिलीवरी की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताई कि हर जगह पर डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं आगे। एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, a negotiable instrument is transferred only when it is delivered to the transferee। तो बेटा वो तभी होगा जब वो ट्रांसफरी को डिलीवर हो जाएगा। विदाउट डिलीवरी देयर इज नो वैलिड ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो फिर वहां पर ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। निगोशिएशन इज नॉट कंप्लीट मेयरली बाय इंडोर्समेंट और साइनिंग। तो केवल साइनिंग से या इंडोर्समेंट से काम नहीं चलता है, फिजिकल डिलीवरी होना मैंडेटरी है। इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज फिजिकली डिलीवर्ड। अब मैंने साइन किया, मैंने किसी को इंडोर्स किया और साइन करके अपनी ड्रॉर में रख दिया, तो क्या केवल साइन करने से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। जब तक जिस पर्सन को मैंने इंडोर्स किया नहीं है, जब तक उस इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल डिलीवरी उसके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो डिलीवरी वहां पर तभी मानी जाएगी, जब डिलीवरी होगी तभी वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। एविडेंस ऑफ इंटेंशन टू ट्रांसफर। देखिए डिलीवरी शोज द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर टू पास प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। जब वैलिड डिलीवरी हुई होगी तभी वहां पर यह पता चलेगा कि ट्रांसफरर की इंटेंशन थी कि हम ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। अभी मैंने मान लीजिए कि केवल साइन किया और साइन करके अपने ड्रॉर में रख लिया, हो सकता है मेरी सोच बदल जाए, हो सकता है मुझे पेमेंट अब ना देने का मन कर रहा हो, या कोई भी रीजन आ गया, अब मेरी इंटेंशन चेंज हो गई। लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी देते हैं उससे यह पता चलता है कि हमारी इंटेंशन है कि इस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप हम सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। इफ देयर इज नो इंटेंशन डिलीवरी इज नॉट इफेक्टिव। मेक्स द ट्रांसफरी या होल्डर। बिल्कुल जो ट्रांसफरी होगा वही इंस्ट्रूमेंट का होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी। देखिए द पर्सन हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी बिकम्स द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ टेकन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। डिफरेंट फॉर ऑर्डर एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए फॉर बियरर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी अलोन इज सफिशिएंट, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी आर बोथ नेसेसरी। ये भी चीज मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं सेक्शन 57। सेक्शन 57 देखिए किस चीज का है, यहां पर बता रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी डिलीवर्ड ओनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बेटा अगर कोई जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है डिलीवरी भी वही करेगा, जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है डिलीवरी भी वही करेगा। अगर किसी पर्सन ने इंडोर्स तो कर दिया लेकिन डिलीवरी करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी कर सकता है? आंसर इज नो। डिलीवरी हमेशा जो पर्सन है जिसने इंडोर्स किया है वही पर्सन डिलीवर
करेगा। तो देखिए, इफ अ पर्सन इंडोर्सेस का मतलब साइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन बट डाइज बिफोर delivering it, then the endorsement remains incomplete and the legal representative of the deceased cannot complete the negotiation। तो जिसने negotiate किया है, जिसने endorse किया है, वही डिलीवर करेगा, और डिलीवर करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बेटा उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निगोशिएशन नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्लीट द negotiation simply by delivering it। So delivery must be made by the person who endorse it। If he dies before doing so, the transfer is invalid। तो वहां पर ट्रांसफर क्या होगा, वहां पर ट्रांसफर इनवैलिड होगा। तो एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए, अब मिस्टर ए ने यहां पर एक चेक को इंडोर्स किया इन फेवर ऑफ बी, लेकिन डिलीवरी करने से पहले मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो अब यहां पर इस सिचुएशन में क्या मिस्टर ए का जो बेटा है या उनके जो लीगल आयर्स हैं या उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निगोशिएट कर सकते हैं? आंसर इज नो, वहां पर वो निगोशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज ए हैड नॉट कंप्लीटेड द निगोशिएशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, हेंस बी डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक। तो वहां पर बी उस चेक का होल्डर नहीं बनेगा। तो देखते हैं आगे। अब देखिए, नेक्स्ट है सेक्शन 138। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 138। अब देखो, सेक्शन 138 क्या बोलता है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। अगर आपने चेक इशू करी, अगर आपने चेक इशू करी तो आपके अकाउंट में उस समय उतना पैसा होना चाहिए। जिस समय आप जितने भी अमाउंट की चेक कर रहे हो ना, तो उस समय आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां से पैसा आएगा, उस डेट तक पैसा आ जाएगा, ये गलत होता है। क्योंकि अगर आपकी चेक डिसऑनर हुई ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, चेक में जब डिसऑनर होती है ना तो वापस दे दी जाती है और उसमें रीजन लिखा होता है कि चेक डिसऑनर हुई है तो क्यों हुई है। और अगर वो चेक डिसऑनर इनसफिशिएंट फंड की वजह से हुई है तो फिर वहां पर बेटा सेक्शन 138 लगेगा, और ये अपने आप में एक क्राइम भी होता है। इसमें जेल भी हो सकती है, इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो देखते हैं सेक्शन 138 क्या बोलता है। देखिए, सेक्शन 138 डील्स विद क्रिमिनल लायबिलिटी। यहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि चेक हमने दे दी तो हमारा काम चल गया ना। चेक अगर दी है तो वो चेक डिसऑनर्ड नहीं होनी चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। तो ये चीज याद रखिएगा, चेक तो बहुत सारी वजह से डिसऑनर हो सकती है, लेकिन ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा जब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के लिए हो रही हो। तो देखिए, दैट अराइजेस व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स और एक्सीडिंग द अरेंजमेंट मेड विद द बैंक। जैसे कई बार होता है, जिनके घरों में बिजनेस चलता है वो इस चीज को हो सकता है समझते हो, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए, उसको बोलते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब बैंक ने अगर 1 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी, ठीक है, उसमें से हम 50,000 रुपए यूज कर चुके हैं, 50,000 रुपए यूज कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये बेटा कि आपके अकाउंट में आपके पैसे हो या ना हो, अगर 1 लाख रुपए तक की चेक है तो वो बैंक अपने पास से डिसऑनर कर देगा। वो एक तरीके का टाइप ऑफ लोन ही होता है, ठीक है। 50,000 रुपए आप यूज कर चुके हो, 50,000 रुपए बचे हैं, ये आपके नहीं है, ये बैंक के हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपकी क्रेडिट को देखते हुए आपको बोला था कि भाई 1 लाख रुपए तक के फंड्स जो हैं वो आपके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक। तो अब आपके अकाउंट में 50,000 रुपए अमाउंट पड़ा हुआ है जो बैंक पास कर सकता है। आपने किसी को 50,100 की चेक दे दी, मैंने मिनिमम इसी वजह से लिखा हुआ है, चाहे जितने का भी हो, 50,100 की चेक दे दी, ये चेक डिसऑनर हो जाएगी। 1 रुपए का भी अगर फर्क है, 50 पैसे का भी फर्क है, तो भी वो चेक डिसऑनर हो जाएगी। और अगर चेक डिसऑनर हुई इस वजह से भी, जो यहां पर लिखा हुआ है ना, एक्सीडिंग द अरेंजमेंट मेड विद द बैंक, तो इस वजह से भी अगर डिसऑनर हुई तो उसको इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से डिसऑनर माना जाएगा, और वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा, यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। देखिए, तो सेक्शन 138 अगर एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए 6 कंडीशंस का होना जरूरी है। 6 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले तो ड्रॉर इशूज अ चेक, चेक ड्रॉर ने इशू करी हो। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, चेक को आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया हो। जो ड्यू डेट हो, ड्यू डेट में, या जैसे चेक में लिखा रहता है ना वैलिड फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के अंदर आपने प्रेजेंट किया हो। अगर मान लीजिए आपने 1 जनवरी को चेक इशू करी, 1 जनवरी की डेट पड़ी हुई है चेक में,
सामने वाली पार्टी को दे दी। अब सामने वाली पार्टी उसको अप्रैल में लगा रही है, मई में लगा रही है, फिर वो चेक अगर डिसऑनर भी हो जाएगी, सामने वाली पार्टी के पास में कोई राइट नहीं है आपको स्यू करने का। क्यों? क्योंकि चेक हमेशा रीजनेबल टाइम का मतलब विद इन 3 मंथ्स लग जानी चाहिए। ठीक है? हाँ, आगे देखिए, डिसऑनर बाय बैंक। और वो डिसऑनर कैसे हो रही हो? डिसऑनर बैंक कर रही हो। क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से। नोटिस बाय पे। अब अगर चेक डिसऑनर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है या आप सामने वाले को स्यू कर सकते हो, नहीं। आपको यहां पर पहले नोटिस देना पड़ेगा। आपको यहां पर नोटिस देना पड़ेगा। किस बात का नोटिस देना पड़ेगा? भाई सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई अगर आपको मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप जो भी चेक में अमाउंट है वो आप पे कर दो, तो मैं आपको स्यू नहीं करूंगा। ठीक है? तो एक नोटिस आपको देना पड़ेगा, एक सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी पेमेंट करने की। देखिए, नोटिस बाय पेई, तो पेई यहां पर नोटिस देगा। किसको देगा? ड्रॉर को देगा, जिसने चेक ड्रॉ करी। तो देखिए, द पेई और द होल्डर मस्ट गिव अ रिटन नोटिस टू द ड्रॉर विद इन 30 डेज। तो इसको याद रखिएगा, 30 दिनों के अंदर देना पड़ता है बेटा, 30 दिनों के अंदर नोटिस देना पड़ता है। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक अबाउट द डिसऑनर। तो जब बैंक ने आपको इंफॉर्म किया, जब बैंक ने आपको इंफॉर्म किया कि भाई आपने जो अपने अकाउंट में चेक लगाई थी वो डिसऑनर हो गई है, उसके 30 दिनों के अंदर आपने ड्रॉर को एक रिटन नोटिस भेजना पड़ेगा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी सेक्शन 138 की लायबिलिटी अराइज होगी। नेक्स्ट देखिए, फेलियर टू पे 15 डेज। अब आपने 30 दिन पहले, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना है। नोटिस में लिखा क्या होगा? नोटिस में लिखा होगा कि भाई मैं तुमको 15 दिनों का समय दे रहा हूं, 15 दिनों का समय दे रहा हूं, 15 दिनों के अंदर आप पेमेंट कर दो। अब अगर 15 दिनों के अंदर भी पेमेंट नहीं करते हो तो फिर उस सिचुएशन में मेरे पास में राइट आ जाएगा कि मैं सामने वाले को स्यू कर सकता हूं अंडर सेक्शन 138। लेकिन बेटा ये 15 दिन होने चाहिए। इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहो कि हम 7 दिन का नोटिस दे दे, 5 दिन का नोटिस दे दे, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है? The drawer fails to make payment of the check amount within 15 days from the receipt of the notice. Filing of complaint, तो फिर उसके लिए आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। The complaint must be filed by the payee within 1 month from the date on which the cause of action arises, यानी after 15 days of notice। तो जब वो 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट कर देनी है। तो ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर उसके बाद में सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। आप देखिए पनिशमेंट क्या मिलती है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो देखो, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, और तो देखो यहां पर और लिखा हुआ है फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, यानी जितने का चेक था, चेक में जितना भी अमाउंट मेंशन था उसका डबल भी हो सकता है या बोथ, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो 2 साल की सजा या डबल अमाउंट या दोनों चीजें, यानी सजा भी और डबल अमाउंट भी। अब देखो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ड्रॉर के ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो देखते हैं, सेक्शन 138 applies only when a check is dishonored for a legally enforceable debt और liability and all conditions are fulfilled। तो जब सारी conditions fulfilled हो रही होंगी, लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही थी, उस लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए चेक दी गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 138 अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, सेक्शन 138 विल नॉट अप्लाई। तो आगे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। एक्सेप्शंस क्या? कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, कुछ सीन दिए हुए हैं कि इन सारी सिचुएशंस में सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखते हैं आगे। चेक नॉट इशूड फॉर लीगली इन्फोर्सिएबल डेट और लायबिलिटी। तो जो चेक दी गई थी ना बेटा, वो किसी डेट या किसी ऑब्लिगेशन या किसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए नहीं दी थी। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पे गया, अचानक से ऑफिस से सीधे मैं उसकी बर्थडे पे पहुंच गया। अब मैंने देखा कि यार सब लोग आए हुए हैं, सब लोग उसको गिफ्ट दे रहे हैं, मैं तो ऑफिस से सीधे आ गया, मैं तो कोई गिफ्ट ही नहीं लेकर के आया, कैश भी मेरे पास में नहीं पड़ा हुआ है, आसपास कोई एटीएम भी नहीं है। मैंने अपनी कार में देखा तो कार में चेकबुक पड़ी हुई थी। मैंने क्या किया, एक 5100 रुपए, 5100 रुपए का चेक अपने दोस्त के नाम पर बनाया और मैंने उसको केक कटिंग के टाइम
उसको मैंने गिफ्ट कर दिया, ठीक। अब इत्तेफाक की बात है कि मैंने उसको चेक तो दी, उसके 2 दिन बाद मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए या कुछ भी ऐसा रीजन हो गया तो जिसकी वजह से उसकी चेक डिसऑनर हो गई, तो क्या अब वो मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 138? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये कोई भी डेट या किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मैंने चेक नहीं दिया था। ये चेक क्यों दिया था? ये चेक एक गिफ्ट था, तो भले ही गिफ्ट था लेकिन तो भी इसमें सेक्शन 138 की ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होती हैं। देखिए, इफ अ चेक इज इशूड एज अ गिफ्ट, डोनेशन, लोन, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी और फॉर अ फ्रेंडली पर्पस, नॉट फॉर अ लीगली इनफोर्सिएबल डेट, सेक्शन 138 डज नॉट अप्लाई। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए, he issues a check to be as a birthday gift, be deposited and it bounce, no offense under section 130। ठीक है, चेक प्रेजेंटेड आफ्टर एक्सपायरी, यानी कि 3 महीने के बाद, अभी मैंने बताया कि अगर 3 महीने के बाद अगर आपने चेक लगाई तो फिर वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, तो सेम है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जो चेक डिसऑनर हो रही है वो किसी टेक्निकल रीजन से हो रही है बेटा, क्लियरिंग हाउस का सर्वर डाउन हो गया था, बैंक का सर्वर डाउन हो गया था, कुछ और रीजन है, बैंक की लापरवाही की वजह से डिसऑनर हो गई या किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो चेक डिसऑनर हो रही है, तो वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 138 में साफ साफ लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड की वजह से चेक डिसऑनर होनी चाहिए। इफ द चेक इज डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ सिग्नेचर मिसमैच, ऑल्ट्रेशन ऑफ चेक, अकाउंट क्लोज बिफोर इशू, चेक पोस्ट डेटेड और स्टेल, स्टॉप पेमेंट ड्यू टू डिस्प्यूट। देखिए, ये जो स्टॉप पेमेंट है ना, इसके आगे ड्यू टू डिस्प्यूट लिखा होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है कि यार आज ये चेक लगने वाली है और डिसऑनर हो गई तो सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक को पहले ही फोन करके या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मैंने चेक को स्टॉप करा दिया। तो चेक स्टॉप कराना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक को स्टॉप करा रहे हो ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड तो वहां पर भी सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कुछ उस बिल को लेकर के, उस अमाउंट को लेकर के कुछ डिस्प्यूट है या किसी और रीजन से अगर आप उसको स्टॉप करा रहे हो तो वहां पर चेक को स्टॉप कराना गलत नहीं होता है। तो यह चीज ध्यान रखने वाली होती है कि अगर चेक को स्टॉप कराया जा रहा है और चेक को स्टॉप कराने का जो रीजन है वो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, तो फिर उस सिचुएशन में वहां पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टॉप पेमेंट ड्यू टू डिस्प्यूट, ठीक है। देन सेक्शन 138 अप्लाइज ओनली इफ सच एक्शन शोज डिसऑनर्ड इंटेंशन, अदरवाइज इट मे नॉट। क्लियर सबको? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि कब कब सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। मेक्स पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस, तो अगर ड्रॉर ने 15 दिनों के अंदर, जब मैंने उसको नोटिस भेजा ना भाई 30 दिनों के अंदर 15 दिन का नोटिस भेजना पड़ता है, तो जब मैंने उसको 15 दिन का नोटिस भेजा और उसने पेमेंट कर दी तो भी सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द ड्रॉर पेज द चेक अमाउंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, नो ऑफेंस इज कमिटेड। A receives notice on 1st May and pays on 10th May, no case under section 130। लेकिन सेक्शन 139 एक प्रेजम्पशन लेकर के चलता है बेटा। सेक्शन 139 एक प्रेजम्पशन लेकर के चलता है। वो प्रेजम्पशन किसके फेवर में होता है? होल्डर के फेवर में होता है। क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि मैंने अपने फ्रेंड को बर्थडे पे एक चेक दी, ठीक, वो चेक डिसऑनर हो गई। अब मेरे फ्रेंड को पता नहीं था, उसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कि देखिए 5,000 रुपए की चेक है, 5100 रुपए की चेक है और ये चेक डिसऑनर हो गई है। तो जब वो कोर्ट में केस करेगा ना, तो कोर्ट ये प्रेजम्पशन लेकर के चलेगा कि मुझे अपने दोस्त को कोई ना कोई लीगल अमाउंट, कोई ना कोई लीगल डेट चुकाना था, तभी मैंने उसको चेक दिया है। कोर्ट ये बात नहीं मानेगा कि ये बर्थडे गिफ्ट का था या ये डोनेशन का था। तो कोर्ट हमेशा ये प्रिजम्पशन लेकर के चलता है कि ये चेक अगर दी गई है तो किसी लीगल डेट या किसी लीगल ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए दी गई होगी। ये प्रिजम्पशन होता है होल्डर के फेवर में। अब अगर मुझे अपने आप को इनोसेंट साबित करना है तो मुझे कोर्ट में यह प्रूफ करना पड़ेगा कि यह चेक मैंने बर्थडे पार्टी में एज अ गिफ्ट दी थी। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कोर्ट में साबित किसको करना पड़ता है? साबित करना पड़ता है ड्रॉर को। तो देखिए एक बार, when a check is issued and later dishonored,
the law automatically assumes that the check was issued for payment of a valid debt or liability and holder person receiving the check is entitled to the amount. The burden of proof is on the drawer, the person who issued the check, to prove that it was not for a debt or liability. तो burden of proof किसके ऊपर होगा? ड्रॉर के ऊपर. उम्मीद है सेक्शन 139 आपको क्लियर होगा. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटमेंट. प्रेजेंटमेंट का मतलब बेटा क्या होता है? अब देखिए, अगर प्रेजेंटमेंट जो है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. अलग अलग सेक्शंस हैं. कुछ सेक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ सेक्शन चेक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ सेक्शन प्रॉमिसरी नोट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ सेक्शन कॉमन है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. अब प्रेजेंटमेंट का देखो मतलब क्या होता है. प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है भाई आपको प्रेजेंट तो करनी पड़ेगी ना. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आप दे रहे हो तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा. चेक अगर है तो उसको तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा. प्रॉमिसरी नोट है तो उसको ड्यू डेट पे प्रेजेंट करना ही पड़ेगा. बगैर प्रेजेंट के आप कैसे पेमेंट लोगे, कैसे एक्सेप्टेंस कराओगे? तो यहां पर वही चीज बताई गई है, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटमेंट. तो प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है और कब कब प्रेजेंटमेंट करना जरूरी होता है, तो देखते हैं एक बार. प्रेजेंटमेंट मीन्स शोइंग और प्रेजेंटिंग a negotiable instrument such as a bill of exchange, promissory note or check to the maker, as the case may be. maker भी हो सकता है, draw भी हो सकता है, और acceptor for either acceptance side or payment. तो payment के लिए भी हो सकता है, acceptance के लिए भी हो सकता है, और side के लिए भी हो सकता है. In simple words, it means formally presenting the instrument to the concerned person at the प्रॉपर प्लेस एंड टाइम टू मेक इट इनफोर्सिबल. बिल्कुल यहां पर आसान तरीके से यह बताया गया है कि फॉर्मल एक प्रेजेंटमेंट होता है ताकि उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इनफोर्सिबल बनाया जा सके. वो प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर जगह पर वो प्रेजेंट होना चाहिए. जब प्रॉपर प्लेस पर, प्रॉपर टाइम में वो प्रेजेंट किया गया है तभी वो इनफोर्सिबल होगा, अदरवाइज वो इनफोर्सिबल नहीं होगा. देखते हैं आगे इसके सेक्शंस. छोटे छोटे से सेक्शंस हैं लेकिन कई सारे हैं. जैसे सेक्शन 61. अब देखो सेक्शन 61 क्या बताता है? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस. तो बेटा एक्सेप्टेंस कहां पर होता है? एक्सेप्टेंस बिल में होता है. तो इसका मतलब ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? ये सेक्शन अप्लाई होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस ओनली इन सर्टेन केसेस. प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज कंपल्सरी व्हेन द बिल इज पेबल आफ्टर साइट, और when the bill expressly states that it must be presented for acceptance, or when the bill is payable at a place other than the draw's residence. अब इसको पहले समझना. देखो बिल को प्रेजेंट करना कब जरूरी होता है? सबसे पहले तो आफ्टर साइट. आफ्टर साइट का देखो मतलब क्या है? आफ्टर साइट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट. यानी मैंने आपसे बोला यार 1 महीने बाद पैसे देंगे, जिस समय प्रेजेंट कर रहे हैं उसी समय नहीं, 1 महीने के बाद में पैसा देंगे, यानी कि फ्यूचर पेमेंट अगर मिल रही है. या बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एक्सेप्टेंस के लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. जब आप प्रेजेंट करोगे, जब आप दोगे, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. अगर मान लीजिए कि सेलर और बायर ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं. बायर तुरंत के तुरंत सामान खरीद रहा है, सेलर उसी के सामने तुरंत के तुरंत बिल ड्रॉ कर रहा है. ठीक, तो वो जैसे सामान खरीदेगा, सेलर उठा करके उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, उसी समय वो साइन कर देगा. तो वहां पर प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है बेटा. जहां पर फ्यूचर पेमेंट होगी या जहां पर कंडीशन है कि भाई आप भेज देना, मैं वहां पर एक्सेप्ट कर लूंगा, तो वहां पर प्रेजेंटमेंट जरूरी होता है. दूसरा देखो, या फिर व्हेन द बिल इज पेबल एट अ प्लेस अदर देन द ड्रॉइज रेजिडेंट और बिजनेस. या जो ड्रॉई है, इसमें ड्रॉई कौन हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कौन हुआ? ड्रॉई हुआ बायर. ठीक, तो बायर का जो घर है या उसका कोई जो ऑफिस है जहां पर वो बिजनेस करता है, उसके अलावा अगर कहीं और पे, कहीं तीसरी जगह पर बिल का पेमेंट होना है, बिल का जो पेमेंट होगा, बिल जो पेबल होगा, वो किसी तीसरी जगह पे होगा, तो वहां पर भी प्रेजेंटमेंट का होना जरूरी है. इन ऑल अदर केसेस प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज ऑप्शनल. इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ऑप्शनल है. If presentment for acceptance is compulsory but not done, the bill becomes invalid and cannot be enforced against the debtor. और जहां पर प्रेजेंटमेंट करना कंपलसरी है
मैंडेटरी था और वहां पर प्रेजेंटमेंट नहीं किया तो फिर आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इन्फोर्स नहीं करा सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे चेक के केस में था कि भाई 3 महीने के बाद अगर आप चेक लगाओगे तो क्या आप अपने राइट को इन्फोर्स करा सकते हो? नहीं ना। तो जहां पर बिल को प्रेजेंट करना जरूरी था और आपने प्रेजेंट नहीं किया है तो फिर वो बिल इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपके पास में कोई भी राइट नहीं होगा। ये था आपका सेक्शन 61। अब सेक्शन 62 देखो क्या बोलता है। हु मे प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब कौन प्रेजेंट कर सकता है? तो प्रेजेंट हमेशा कौन करेगा बेटा? होल्डर करेगा। तो देखिए या तो होल्डर करेगा या ड्रॉर करेगा, जैसा भी केस हो। देखिए प्रोवाइड्स दैट प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल और बाय समवन ऑथराइज्ड बाय द होल्डर, या होल्डर ने अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया है, जैसे कोई एजेंट हो गया है ना। तो देखिए only the holder or a legally authorized agent can validly present the bill for acceptance. Any unauthorized person making presentment has no legal effect. तो अगर जो होल्डर है या अगर उसका कोई ऑथराइज एजेंट है वो अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तब तो ये वैलिड है, लेकिन उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर उसको प्रेजेंट करता है तो फिर वो प्रेजेंटमेंट का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए सेक्शन 63 क्या बोलता है। टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो देखिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। तो सेक्शन 63 क्या मेंशन करता है? बिल हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस। तो बेटा ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये प्रॉमिसरी नोट चेक उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर यहां पर बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है तो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। अब प्रेजेंटमेंट जो होगा वो यूजुअल बिजनेस आवर्स में होगा। प्रॉपर प्लेस में तो कर दिया, रात में 12 बजे कर रहे हैं, क्या रात में 12 बजे प्रॉपर टाइम है? नहीं बेटा, बिजनेस आवर्स में किया जाना चाहिए, बिजनेस आवर्स में किया जाना चाहिए। या और ड्रॉई का जहां पर घर है या जहां पर वो बिजनेस करता है उसको ही प्रॉपर प्लेस माना गया है। लेकिन अगर ड्रॉई के मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या अलग अलग घर हैं तो फिर वहां पर कहीं पर भी हो सकता है। अब उसके 6 ऑफिस हैं, 6 घर है, पता नहीं कब कहां पर रहता है, तो 6 जगह में से या जहां जहां पर भी वो रहता है वहां पर कहीं पर भी अगर प्रेजेंट कर दिया गया तो फिर वो वैलिड मान। क्लियर सबको? आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 64 क्या बताता है। व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड। देखिए कुछ जगह पर बेटा प्रेजेंटमेंट जो है वो एक्सक्यूज हो सकता है। जैसे अभी हम लोग सेक्शन 61 में पढ़ करके आए ना कि भाई अगर आपने जहां पर जरूरी है प्रेजेंट करना और वहां पर अगर प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ तो फिर आपके पास से सारे अधिकार गए, फिर आपके पास में कोई भी रेमेडी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर यह बता रहा है कि भाई कुछ जगह पर एक्सक्यूज है, जैसे हम उसको ढूंढ रहे हैं ड्रॉई को लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा, या पता चला बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है जिसके नाम पर है वो एक फिक्टिशियस पर्सन है, एक काल्पनिक पर्सन है, उस जैसा पर्सन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब इस सिचुएशन में कहां प्रेजेंट किया तो देखते हैं एक बार। Section 64 states that presentment for acceptance is excused in certain situation. It is excused when the drawee cannot after reasonable search be found, when the drawee is a fictitious person, when the drawee refuses to accept the bill, or when unavoidable circumstances prevent for presentment. In such cases, the bill is treated as dishonored. तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ड्रॉई नहीं मिल रहा है या उसने कोई नाम गलत बता दिया, पता गलत बता दिया, उसको खूब ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल ही नहीं रहा, या प्रेजेंट तो कर दिया लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इन सारी सिचुएशन में क्या माना जाएगा? इन सारी सिचुएशन में माना जाएगा साफ साफ पता चल रहा है उसकी पेमेंट देने की इंटेंशन ही नहीं है, उसकी पेमेंट देने की इंटेंशन ही नहीं है, तभी तो उसने सारी चीजें गलत बताई हैं, तभी तो वो मिल नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि भाई वो बिल क्या हो गया है? वो बिल डिसऑनर हो गया है, ठीक है। और फिर होल्डर के पास में पूरा राइट आ जाएगा कि वो कोई भी प्रेजेंटमेंट करने के बजाय डायरेक्ट सूट फाइल कर सकता है और अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए डिसऑनर का होना जरूरी नहीं है, वहां पर उस बिल को डिसऑनर की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 65 क्या बोलता है। प्रेजेंटमेंट टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। अब देखो कोई पर्टिकुलर पर्सन ही उसको एक्सेप्ट करेगा जिसके नाम पर है या जिसके नाम पर बनाया गया है। अगर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, उसने किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है एक्सेप्टेंस देने के लिए, तो फिर वहां पर अगर वो पर्सन भी एक्सेप्ट करता है तो भी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो देखिए सेक्शन 65 प्रोवाइड्स दैट इफ अ ड्रॉई has authorized a particular person to accept bills on his behalf, then
द होल्डर मस्ट प्रेजेंट द बिल टू दैट ऑथराइज्ड पर्सन, प्रेजेंटमेंट टू एनी अदर पर्सन इज नॉट वैलिड। तो अगर उस पर्सन के अलावा आप किसी दूसरे पर्सन को अगर दे रहे हो प्रेजेंटमेंट के लिए, तो फिर वो प्रेजेंटमेंट वैलिड नहीं होगा। दिस ensures that the authorized person formally considered accept। आगे देखिए सेक्शन 66 क्या बोलता है, टाइम अलाउड फॉर एक्सेप्टिंग द बिल। तो बैठिए यहां पर एक टाइम दिया हुआ है, जैसे चेक का है ना कि चेक को 3 महीने के अंदर लगा देना है, उसी तरीके से यहां पर बिल के केस में भी है कि इतने दिनों के अंदर, इतने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए Section 66 says that when a bill is duly presented for acceptance, the drawee is allowed 48 hours। तो 48 hours आपके पास में टाइम है, सोच लो समझ लो, लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो 48 hours के अंदर आपको ले लेना है, whether he will accept the bill or not। During this period, the drawee is entitled to keep the bill with him। तो इस पीरियड के दौरान देखिए, इसको भी अंडरलाइन बेटा करिएगा, ये जो 48 घंटे का समय होता है ना, ये 48 घंटे बिल रहेगा किसके पास में, ये बिल रहेगा ड्रॉई के पास में, ठीक है। इफ एक्सेप्टेंस इज रिफ्यूज्ड विद इन दिस टाइम और आफ्टर द टाइम एक्सपायर्स, द बिल इज कंसीडर्ड डिसऑनर। अब अगर उसने 48 घंटे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी या 48 घंटे का समय निकल गया, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगी। अब देखिए सेक्शन 68 क्या बोलता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। देखिए सेक्शन 68 प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो देखो ये वाला जो सेक्शन है ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पेमेंट, देन प्रेजेंटमेंट फॉर अ पेमेंट मस्ट बी मेड ओनली एट दैट प्लेस। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी जगह स्पेसिफाइड नहीं है, तो जहां पर वो रहता है, जहां पर उसका बिजनेस चलता है, वहां पर हम बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस स्पेसिफाई किया गया है, तो हमेशा उसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही प्रेजेंटमेंट होगा। इफ द होल्डर फेल्स टू प्रेजेंट इट एट द स्पेसिफाइड प्लेस, द मेकर और एक्सेप्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द नॉन पेमेंट। और अगर वहां पर आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर आप पेमेंट के लिए लायबल। आगे देखिए सेक्शन 69, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट एट मेकर और एक्सेप्टर्स बिजनेस और रेजिडेंस। तो देखिए यहां पर मेकर और एक्सेप्टर दोनों की बात हो रही है, तो ये प्रॉमिसरी नोट यानी कि पीएन और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज से हो गया। तो ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 69 अप्लाइज व्हेन नो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ पेमेंट इज मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। अब अगर कोई भी जगह स्पेसिफाइड है ही नहीं, अगर कोई भी जगह स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो ये चीज बेटा हम लोग पढ़ करके अभी आ रहे हैं कि मस्ट प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट एट द मेकर और एक्सेप्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस। देखिए जगह जो है जहां पर वो काम करता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस लॉ में बिजनेस वाला जो प्रेमिसेस है, बिजनेस वाली जो जगह है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी घर की है। तो या तो वो जहां पर काम करता है वहां पर भी प्रेजेंट हो सकता है, या जहां पर उसका घर है वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में प्रेजेंटमेंट एट दीज प्लेसेस इज नेसेसरी टू चार्ज द मेकर और एक्सेप्टर। बिल्कुल, और देखिए ये चीज जरूरी है, अगर आप मेकर को और एक्सेप्टर को लायबल कराना चाहते हैं, अगर आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कराना चाहते हैं, अगर आप उससे पेमेंट को रिकवर करना चाहते हैं, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है। और अगर कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, तो जहां पर मेकर या एक्सेप्टर रहता है या जहां पर बिजनेस करता है, वहां पर प्रेजेंटमेंट किया जाएगा। देखिए सेक्शन 70 क्या बोल रहा है, प्रेजेंटमेंट वेयर नो प्लेस इज specified and residence not known। Section 70 covers situation where the maker or acceptor's place of residence or business cannot be found with reasonable diligence। In such a situation, presentment for payment can be made at any place which is reasonable and convenient for the holder। अब उसने जो जगह बताई थी, वो जगह हमने पूरी तरीके से सर्च कर ली, लेकिन वो जगह मिल ही नहीं रही है, वो जगह, वो प्लेस, चाहे वो रेजिडेंस का हो चाहे वो बिजनेस का हो, वो जगह मिल ही नहीं रही है।
ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है रीजनेबल डिलीजेंस, यानी आपने समझदारी से उसको ढूंढा हो, आपने प्रॉपर कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन उसके बावजूद आपको वो जगह नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आप कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, दिस प्रोविजन एग्जिस्ट टू अवॉइड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ड्यू टू अनअवॉइडेबल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द पेयर। बिल्कुल, इस सेक्शन को लाने के पीछे का पर्पस क्या है? इस सेक्शन को लाने के पीछे का पर्पस ये है कि ऐसे तो कोई भी आदमी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ कर ले और गलत एड्रेस बता दे या वो जगह छोड़ करके भाग जाए। अब वो कहेगा ढूंढो, अब आप कहां ढूंढोगे? तो इसका मतलब अब आपने टाइम से प्रेजेंट नहीं किया, तो वहां पर तो उसकी लायबिलिटी खत्म। तो इसी वजह से बेटा सेक्शन 70 को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर वो नहीं मिलता है या उसने जगह गलत बताई है, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, पैसा तो उसको देना पड़ेगा, हम उसको कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आगे सेक्शन 77। तो देखिए, अब जो प्रेजेंटमेंट होगा बेटा, वो बिजनेस डेज में होना चाहिए, ये भी हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, बिजनेस डेज में होना चाहिए और विद इन बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। तो देखिए, सेक्शन 71 स्टेट्स दैट प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड ऑन अ बिजनेस डे। Presentment made on Sundays, public holidays or outside business hours in invalid unless the party charged has expressly agreed to accept payment outside such timing। तो देखो, अगर दोनों पार्टीज ने मिलकर के डिसाइड कर लिया है भैया छुट्टी से और संडे से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज संडे और जो पब्लिक हॉलीडेज है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस एंश्योर्स फेयरनेस एंड रेगुलरिटी इन पेमेंट प्रोसीजर। सेक्शन 72 प्रेजेंटमेंट टू ड्यूली ऑथराइज एजेंट। तो बिल्कुल, अगर कोई भी पर्सन को ड्यूली ऑथराइज किया गया है तो फिर उसको भी प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए सेक्शन 72 provides that payment can be validly presented to a duly appointed agent of the maker or acceptor. Presentment may also be made to a legal representative in case the maker or acceptor has died। तो अगर मेकर या एक्सेप्टर की डेथ हो गई है तो फिर उस सिचुएशन में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल हायर्स को किया जा सकता है। और टू एन असाइनी इफ द पार्टी हैज बिकम इंसॉल्वेंट। यहां पर असाइनी का मतलब बेटा ऑफिशियल असाइनी से है। ऑफिशियल असाइनी का मतलब कोर्ट जिसको अपॉइंट करती है ना पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग को निपटाने के लिए, तो उसको बोला जाता है ऑफिशियल असाइनी। तो अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गई है तो ऑफिशियल असाइनी को भी प्रेजेंट किया जा सकता है। दिस प्रिवेंट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम फेलिंग सिंपली बिकम्स द ओरिजिनल पार्टी इज नॉट प्रेजेंट। तो यहां पर ओरिजिनल पार्टी प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से वो बिल इनवैलिड नहीं हो सकता, वहां पर आप उसके असाइनी को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेजेंट कर सकते। तो देखिए, हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, ठीक है, तो बेटा उसको कवर अप किया। उम्मीद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। जिन बच्चों को जनवरी में एग्जाम देना है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कोशिश करिए कवर अप करने की, आपको प्रॉपर रिवाइज करवाने की, ठीक है। तो आज हम लोगों का यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट होता है, सारे चैप्टर्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पार्टनरशिप एक्ट को और डिटेल में किया जाए, तो मैंने आपको बताया भी था उस समय कि टाइम कम था, बच्चे कह रहे थे सर जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म भी करना है, रिवीजन भी कराना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि जब बच्चे खुद भी कह रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट के अब सेपरेट वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। अब आप पार्टनरशिप एक्ट पूरा का पूरा जो भी मॉड्यूल है उसके सारे सेक्शन सारे प्रोविजन के साथ में कवर अप करेंगे। तो ये सिलेबस आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट।